निंग हॉन पूरी तरह से हैरान रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी लड़की, जो सिर्फ जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही थी, इतनी लापरवाह शर्त लगाएगी। 1 लाख सोने के सिक्के। वहां मौजूद लगभग कोई भी इतना बड़ा दांव लगाने का विकल्प नहीं चुनता, लेकिन जब बेली होंगजून ने पैंग तानपिंग से सभी से माफी मांगने के लिए कहा, तो उन सभी के दिलों में थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। छोटी बच्ची, 1 लाख सोने के सिक्कों की शर्त लगाना कोई मजाक नहीं है। जल्दबाजी मत करो, निंग हॉन ने उसे तुरंत सलाह दी। उनके विचार में बेली होंगजून युवा और उतावली थी। वह पैंग तानपिंग की बातों से क्रोधित थी, इसलिए उसने आवेग में आकर ऐसा दांव लगा दिया। अगर सामने वाला कोई साधारण दयालु बुजुर्ग होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन पैंग तानपिंग ऐसा नहीं था। अगर बेली होंगजून आज यहाँ हार जाती है तो वह निश्चित रूप से उसे दिवालिया होने पर मजबूर कर देगा। निंग होन के चेहरे पर चिंता देखकर बेली होंगजून मुस्कुराई। इस चिकित्सक का दिल बहुत अच्छा था, जो उसे गंभीर गलती करने से रोकने के लिए याद दिला रही थी। वरिष्ठ, यह मेरा अपना विवेक है। आवाज अभी बंद ही हुई थी कि बेली होंगजून ने पैंग तानपिंग की ओर मुड़कर उसे ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? तुम शर्त स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकता था? पैंग तानपिंग का लहजा सख्त था। ये लड़की तो सिर्फ 15 साल की थी, उसमें किस तरह के चिकित्सीय कौशल हो सकते थे? उसने पूरे देश में ऐसी लड़की के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए चूंकि वह हारने को तैयार है तो वह उसकी मदद करेगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें न केवल मुझे 1 लाख सोने के सिक्के देने होंगे, बल्कि घुटने टेककर मुझे दादाजी भी कहना होगा। पैंग तानपिंग के चिकने चेहरे पर मुस्कान थी। वह बेली होंगजून को दया की भीख मांगते हुए देखने के लिए बेताब था। पैंग तानपिंग, ज्यादा दूर मत जाओ। निंग होन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह आदमी एक जूनियर को इतनी गंभीरता से ले रहा था, सरासर शर्मनाक। निंग होन, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बकवास करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी स्थिति बनाए रखने के बारे में सोचो। पैंग तानपिंग ने ठंडे लहजे में उपहास किया। कोई बात नहीं, मैं आपको वादा कर सकती हूँ। बेली होंगजून के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने उदासीनता से जवाब दिया। बेली होंगजून की आत्मविश्वास भरी स्वीकृति देखकर सभी के चेहरों पर थोड़ा सा बदलाव आ गया। हालांकि उन्हें अब भी विश्वास था कि बेली होंगजून हार जाएगा, फिर भी वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या पैंग तानपिंग युवराज को ठीक कर पाएगा या नहीं। मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे दादाजी कहने के लिए तैयार हो जाओ। पैंग तानपिंग ने घमंडी मुस्कान के साथ सीधे कमरे में प्रवेश किया। उसने जानबूझकर डॉक्टरों और चिकित्सकों के समूह के बेबस होने का इंतजार किया, ताकि वह अपनी कुशलता का सही मायने में प्रदर्शन कर सके। उस चिकित्सा विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बाद चिकित्सा में उनका कौशल बहुत बढ़ गया था और अब वे फैंगबो देश में एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। उनका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया था। निंग होन और बाकी सब उनके सामने कुछ भी नहीं थे। बेली होंगजून ने पीछा करते हुए जुआन युवान के कमरे में प्रवेश किया। गुरुजी, क्या ये व्यक्ति वास्तव में जुआन युवान का इलाज करने में असमर्थ होगा? लिटिल ब्लैक की आवाज में चिंता थी। अगर पैंग तानपिंग के कौशल वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना वह दावा करता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि? बेली होंगजून के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। यह मेरी निजी रेसिपी है। मेरे अलावा इसे कोई और ठीक नहीं कर सकता। यह उसकी घमंड की वजह से नहीं था, बल्कि मिसामा विष के पाउडर पर उसके लंबे और गहन शोध के कारण था। ये वही पाउडर था जिसे विकसित करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया था। उस समय के बुजुर्गों ने भी इसे विषमुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ था। तब से वह कई बार गंभीर रूप से बीमार पड़ चुकी थी, लेकिन उसे जहरों में बहुत रुचि थी। वह अपना काफी समय इसी में लगाती थी और उसे इस विषय में एक हद तक आत्मविश्वास भी था। आसानी से 1 लाख सोने के सिक्के कमा लेंगे, हमें स्वादिष्ट खाना मिलेगा। लिटिल व्हाइट ने उत्साह से कहा, गुरुजी, आप इस बिना आंखों वाले को क्या सबक सिखाने की योजना बना रहे हैं? बेली होंगजून ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सिर्फ 1 लाख सोने के सिक्के ही पैंग तानपिंग को दिवालिया करने के लिए काफी हैं? क्या उसने खुद को पहले ही एक ऐसे मोड़ पर नहीं ला खड़ा किया है जहां से आगे कोई रास्ता न हो? पैंग तानपिंग पूर्वी महल के सभी चिकित्सकों और डॉक्टरों को नीचा समझता था। अगर वो जुआन युवान को ठीक कर पाता तो बात कुछ और ही होती, लेकिन चूंकि यह तय था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, तो समय आने पर वह एक मजाक बनकर रह जाएगा। भले ही उनके चिकित्सीय कौशल अच्छे हों, लेकिन जब वे सबके हंसी का पात्र बन चुके हों, तो वे अन्य डॉक्टरों या चिकित्सकों के साथ कैसे मेलजोल जारी रख सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो? लिटिल ब्लैक सोचने लगा, अपनी क्षमता को जाने बिना ही डींग मारना, क्या वह सीधे मौत को दावत नहीं दे रहा है? दुनिया में हमेशा कुछ ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे जिन्हें सामान्य ज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। जब पैंग तानपिंग जुआन युवान का इलाज करने के लिए तैयार हुआ तो बेली होंगजून मुस्कुराया। जैसे ही पैंग तानपिंग ने जुआन युवान की हालत देखी, उसका दिल बैठ गया। शुवाना युवान का पूरा शरीर फफोलों से भरा हुआ था। उसका पहले जैसा सुंदर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ, पीला और दुबला पतला था, जो स्पष्ट रूप से असहनीय दर्द के कारण था। इस समय शुवाना युवान की आंखें बंद थीं। 3 दिनों तक दर्द सहने के बाद उनमें चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी धीमी सांसों से पैंग तानपिंग समझ गया कि उसकी हालत बेहद खराब है। अगर आज शुवाना युवान का इलाज नहीं हुआ तो शायद वह कल होश में न आए। निंग होन और बाकी लोग एक-एक करके कमरे में दाखिल हुए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या यह अभिमानी पैंग तानपिंग वास्तव में युवराज को ठीक करने में सक्षम है या नहीं। शुवाना युवान के लक्षण सचमुच भयावह थे। अपने सभी अनुभवों के बावजूद उन्होंने कभी ऐसी विचित्र बीमारी नहीं देखी थी। कुछ लोगों को तो ये भी संदेह था कि राजकुमार ने कुछ अकल्पनीय काम किए होंगे और उन्हें श्राप मिला होगा, अन्यथा उन्हें इतना असहनीय दर्द कैसे होता। पैंग तानपिंग ने जुआन युवान की नब्ज महसूस करना शुरू किया। उसका पहले वाला घमंडी भाव गायब हो गया था। उसके चेहरे पर जमा चर्बी में थोड़ी सी चिंता झलक रही थी। पैंग तानपिंग ने अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाकर उसकी नब्ज पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन जब सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे थे तो उसकी नब्ज जांचने वाला हाथ कांपने लगा और उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। मेरी राय में ये पैंग तानपिंग युवराज को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका तनावग्रस्त चेहरा वाकई मजेदार है। आह, कितना मूर्ख है, अपनी क्षमताओं को जाने बिना ही घमंड से इधर-उधर भाग रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे संस्थान से निकाल दिया गया। देखने लायक कितना शानदार नाटक है। मैं पैंग तानपिंग को असफल होते देखने के लिए बेताब हूँ। पैंग तानपिंग के प्रकट होने से पहले हर कोई युवराज के जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब वे सभी पैंग तानपिंग के युवराज को ठीक करने में असफल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वे सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन चिकित्सा के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। भला पैंग तानपिंग द्वारा तिरस्कृत व्यवहार किए जाने पर कौन खुश होगा? वे सब जोर-जोर से बातें कर रहे थे और किसी ने भी अपनी आवाज नहीं रोकी। पहले पैंग तानपिंग ने उनका मजाक उड़ाया था, तो अब वे उसे क्यों बर्दाश्त करते? वे सब उसे सबक सिखाना चाहते थे। भीड़ की हंसी सुनकर पैंग तानपिंग खुद को रोक नहीं पाए और उसने घूंट भर लिया। सदियों से उन्होंने कई विचित्र और हैरान कर देने वाली बीमारियां देखी थीं, लेकिन ये बीमारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके अलावा जुआन युवान की नाड़ी इतनी अनियमित थी कि उसे यह पता लगाने में कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि समस्या कहाँ है।
यह अजीब बीमारी क्या है? पेंग तांगपिंग मन ही मन सोचने लगा। चाहे वह कितना भी सोच ले, ऐसी चुनौती का सामना करते हुए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसा लगता है कि आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। बेली होंगजून के होठों से एक ठंडी और उदासीन आवाज निकली। उनके निर्मल चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने पेंग तांगपिंग की ओर देखा। उनकी सुंदरता किसी चित्र के समान थी। लेकिन पेंग तांगपिंग की आंखों में दिख रहा ये खूबसूरत, मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक घोर उपहास में बदल गया। पहले तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अब वह बेबस था। क्या यह अपने ही मुंह पर पट्टी बांधने जैसा नहीं है? कौन कहता है कि मैं उसका इलाज नहीं कर सकता? पेंग तांगपिंग ने सीना फुलाते हुए अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, राजकुमार की हालत जहर के कारण हुई है, इसलिए जैसे ही वो मेरी सर्वशक्तिशाली विश्राम गोली खाएंगे, उनकी हालत में निश्चित रूप से सुधार होगा। अपनी बात कहने के बाद पेंग तांगपिंग का दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। जहर के अलावा ऐसी अजीबोगरीब लक्षणों का कारण बनने वाली कोई और चीज नहीं थी। किसी भी हालत में उसे इलाज का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए इलाज में देरी करना ही सुरक्षित होगा। वह घोड़े की तरह मरने से इनकार करता है। टीएल नोट, उम्मीद छोड़ देना। इसके बाद पेंग तांगपिंग ने अपनी दवाइयों की डिब्बी से एक काली गोली निकाली और उसे शुवानयुआन हुआन को खिलाने की तैयारी की। अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, चिकित्सक पेंग, ऐसा मत करो। मैंने युवराज को पहले ही एक सर्वशक्तिशाली विश्राम गोली खिलाने की कोशिश की है। ये शब्द सुनकर सब लोग वक्ता की ओर देखने लगे। वक्ता को अपनी प्रामाणिकता की कोई परवाह नहीं थी और वह चिल्लाता रहा, चिकित्सक पेंग का नाम प्रसिद्ध और विख्यात है। संयोगवश मेरे पास आपकी एक अचूक विश्राम गोली थी और मैंने उसे युवराज को खिला दिया। उस आदमी ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, लेकिन ये बेकार था। पेंग तांगपिंग का चेहरा पल भर में असहज हो गया। अभी कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि अगर युवराज सर्वशक्तिमान विषनाशक दवा खा ले तो उनकी हालत में जरूर सुधार होगा, लेकिन अब जब उसका झूठ उजागर हो गया है तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। भीड़ हंसने लगी। इस पेंग तांगपिंग को वाकई यह नहीं पता था कि पद से कब हटना चाहिए। पेंग तांगपिंग, जाहिर है आपकी ईश्वरीय डॉक्टर की उपाधि महज एक झूठी प्रतिष्ठा थी। पहले पेंग तांगपिंग ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया था। अब निंगहोन स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहता था। पेंग तांगपिंग का पीला चेहरा सफेद से लाल और फिर लाल से नीला हो गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था, मानो वह पागल हो गया हो। चूंकि आप उसका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए मेरा रास्ता मत रोकिए, बेली होंगझांग ने कहा। बेली होंगझूंग की बात सुनकर पेंग तांगपिंग को मानो आखिरकार बचने का रास्ता मिल गया और उसने जल्दबाजी में तिरस्कारपूर्ण ढंग से जवाब दिया, मैं युवराज का इलाज नहीं कर पाया, तो आप कैसे कर सकते हैं? पेंग तांगपिंग ने बेली होंगझूंग को उकसाया ताकि वो गुस्से में आकर मान जाए। जितना बड़ा दावा करोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे और उसका भी वही हाल होगा जो पेंग तांगपिंग का हुआ था। बेली होंगझूंग ने पेंग तांगपिंग के पीले पड़े चेहरे को देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी स्याही जैसी काली आंखों में एक शांत सुंदरता झलक रही थी, मानो कोई शांत और सुंदर तालाब ज्ञान से जगमगा रहा हो। उन दो आंखों के सामने पेंग तांगपिंग को ऐसा लगा मानो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हों। हालांकि बेली होंगझूंग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं कर सकती हूँ। पेंग तांगपिंग अचंभे में पड़ गया। उसकी आंखों में बेतहाशा खुशी झलक रही थी। उसने पहले गलत सोचा होगा, आखिर इतना जल्दबाज बच्चा उसकी योजनाओं को कैसे समझ सकता है। भीड़ में मौजूद सभी लोगों ने अफसोस भरी आह भरी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि बेली होंगझूंग युवराज को ठीक कर सकती है और सभी को उस पर तरस आ रहा था कि उसने खुद को ऐसी असहज स्थिति में डाल दिया था। इसका इलाज संभव नहीं है, पेंग तांगपिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, पुरानी अदरक नई अदरक से ज्यादा तीखी होती है। टीएल नोट, अनुभव मायने रखता है। बेली होंगझूंग के चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी और वह शांत भाव से शुवानयुआन हुआन के बिस्तर की ओर चली गई। बेहद कमजोर शुवानयुआन हुआन को देखकर उसके चेहरे पर जरा भी अपराधबोध नहीं था। बेली होंगझूंग को नब्ज जांचते हुए देखकर निंगहोन ने सिर हिलाया। कम से कम इस लड़की को ये बुनियादी कौशल तो पता है। पेंग तांगपिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उत्सुकता से इंतजार किया कि बेली होंगझूंग का चेहरा कैसा होगा जब उससे कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अब वो बस उसके असफल होने का इंतजार कर रहा था। बेली होंगझूंग द्वारा शुवानयुआन हुआन की नब्ज जांचने के बाद उसने उसके पूरे शरीर पर मौजूद फुसियों की जांच शुरू कर दी। उसका चेहरा गंभीर भाव से लाल हो गया था। बेली होंगझूंग ने जिस व्यवस्थित, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से उसका इलाज किया, वो किसी नवोदित 15 वर्षीय लड़की का तरीका नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी उम्र से कहीं अधिक वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रही हो। उन सभी विशेषज्ञों से अलग बेली होंगझूंग की उपचार शैली अनूठी थी, जिसने निश्चित रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जो लोग कभी बेली होंगझूंग को नीचा दिखाते थे, वे अब सदमे और विस्मय से उन्हें घूर रहे थे, ये सोचकर कि उसने शुवानयुआन हुआन को ठीक करने के लिए किन जादुई तरीकों का इस्तेमाल किया था। कुछ देर बाद बेली होंगझूंग ने अपने हाथों को हिलाना बंद कर दिया और भीड़ की ओर मुड़कर देखने लगी। दिखावा करना बंद करो, इससे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, मान लो। पेंग तांगपिंग ने उसे ताना मारा। आखिर ये लड़की सिर्फ बातें करती थी, कुछ करके नहीं दिखाती थी। उसमें वाकई कोई हुनर नहीं था। बेली होंगझूंग ने घमंडी मुस्कान बिखेरी और एक भौं ऊपर उठाई। कौन कहता है कि मैं उसका इलाज नहीं कर सकती? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकती। मुझे अपने बराबर मत समझो। बेली होंगझूंग के घमंडी और अभिमानी चेहरे को देखकर पेंग तांगपिंग गुस्से से भड़क उठा। तो उसका इलाज करो। अगर तुम उसका इलाज नहीं कर सकते तो लाख सोने के सिक्के इकट्ठा करो और मेरे सामने सिर झुकाओ। बेली होंगझूंग ने निराशा से कहा, सिर्फ बातें, कोई हुनर नहीं। निंगहोन बेली होंगझूंग को घूर रहा था। वह इस विचित्र प्रकार के चिकित्सा उपचार से अचंभित था। बेली होंगझूंग को किसी विशेषज्ञ द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया होगा। उसके शिक्षक कितने भी अच्छे क्यों न हो, उसे अब भी विश्वास नहीं था कि बेली होंगझूंग इस बीमारी को ठीक कर सकती है। वास्तव में युवराज को जहर दिया गया है, बेली होंगझूंग ने धीरे धीरे कहा। ये तो कोई भी समझ सकता है, भला किसे यह बात नहीं पता? पेंग तांगपिंग ने चिढ़कर कहा, युवराज की इस बीमारी का केवल एक ही कारण हो सकता है, जहर। लेकिन बेली होंगझांग के अगले शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हालांकि मैंने संयोगवश इस मामले से मिलता जुलता एक और मामला देखा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका इलाज कैसे करना है। उसकी बातें सुनकर सब लोग हंगामा करने लगे। बेली होंगझांग को वास्तव में उसका इलाज करना आता है। अगर वह शेखी बघार रही थी तो बेली होंगझूंग सचमुच पूरी तरह से मूर्ख होगी। लेकिन अगर वह शेखी नहीं बघार रही थी, बेली होंगझूंग ने अपनी दवाइयों का थैला खोलकर उसमें से सुइयों का डिब्बा निकाला और उसे भी खोल दिया। अचानक भीड़ के सामने अलग अलग आकार की चमकती हुई चांदी की सुइयां दिखाई देने लगी। ऐसा दृश्य देखकर सबके चेहरे पर घोर हैरानी के भाव उभर आए। क्या यह एक्यूपंक्चर की लुप्त कला हो सकती है? वे चांदी की सुइयां बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसी प्राचीन ग्रंथों में वर्णित थी, लेकिन एक्यूपंक्चर की कला तो कई सौ साल पहले ही लुप्त हो गई थी। शिंगेत्सु महाद्वीप का कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक एक्यूपंक्चर शब्द का असली अर्थ जानता होगा। बाहरी दुनिया में इसे देवताओं के स्तर की तकनीक माना जाता था।
दुर्भाग्यवश सैकड़ों वर्षों से गुम रहने के कारण हालांकि उन सभी ने इसकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि बेली होंगझांग की बाहों में पकड़े हुए डिब्बे में मौजूद सुइयां स्पष्ट रूप से एक्यूपंक्चर में इस्तेमाल होने वाली सुइयां थीं। बेली होंगझांग को घूरते हुए निंगहोन की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वो ये जानने के लिए बेहद उत्सुक था कि क्या इस छोटी लड़की में वाकई कोई हुनर है या वह सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही है। भीड़ की स्तब्ध निगाहों को नजरअंदाज करते हुए बेली होंगझांग ने सीधे डिब्बे से अपनी सुइयां निकाली और जल्दी और सटीकता से जुबाना युवान हुआन के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को चुभना शुरू कर दिया। एक्यूपंक्चर का आविष्कार सर्वप्रथम उनके बेली परिवार ने किया था, इसलिए एक्यूपंक्चर की कला में निपुण होना उनके लिए स्वाभाविक ही था। इस निपुणता के साथ शुवाना युवान हुआन का उपचार निर्बाध रूप से चलता रहा। बेली होंगझांग को शुवाना युवान हुआन में सुई चुभते देख सबकी धड़कनें थमसी गईं। ये तो युवराज थे, अगर उन सुइयों से युवराज की हालत बिगड़ती है तो अपने सिर का ध्यान रखें। सबकी निगाहें निंगहोन पर टिक गईं। हालांकि निंगहोन का बेली होंगझूंग को रोकने का कोई इरादा नहीं था, वह बस उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। जब बेली होंगझूंग ने शुवाना युवान हुआन के शरीर में छेद किया तो शुवाना युवान हुआन के चेहरे पर कोई तकलीफ या दर्द न देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भीड़ को पता था कि पिछले 3 दिनों से युवराज असहनीय पीड़ा से जूझ रहे थे। हालांकि वे कोमा में चले गए थे, लेकिन जरा सा भी दर्द बढ़ने का आभास होने पर वे तुरंत जाग जाते। अब तक बेली होंगझूंग ने अपनी सुइयों से उसके शरीर को कई बार छेद दिया था, फिर भी शुवाना युवान हुआन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये बेली होंगझूंग किसी भी तरह से साधारण नहीं थी। जल्द ही जुवाना युवान हुआन का शरीर सुइयों से भर गया। बेली होंगझूंग ने अपने हाथ फैलाए और जटिल मुद्राओं की एक श्रृंखला बनाने लगी। उनके दाहिने हाथ ने आखिरी बार एक चांदी की सुई चुभाई। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रहे जब चांदी की सुई कांपने लगी। कमाल हो गया, किसी को नहीं पता था कि पहले किसने बात की। सबके दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ था कि सब इस बात से स्तब्ध थे कि एक नन्ही बच्ची के हाथों में एक्यूपंक्चर की लुप्त होती कला कैसे समाई हुई थी। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि एक्यूपंक्चर के बाद कभी उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले लोग बुनियादी कला में कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। उनके सामने जो प्रदर्शित किया गया वह एक्यूपंक्चर की पौराणिक शीर्ष स्तरीय कला थी। निंगहोंग दंगम अचंभित था, सदमे से उसका दिल भी कांप उठा। उसके होंठ फड़फड़ाए, वह कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका। चिकित्सा कला के प्रति आसक्त किसी भी डॉक्टर या चिकित्सक के लिए सैकड़ों वर्षों से लुप्त हो चुकी एक कला एक्यूपंक्चर के अभ्यास को देखना, इससे अधिक रोमांचक कुछ भी नहीं हो सकता। पेंग तांगपिंग के चेहरे पर जो उपहास का भाव था वह काफी देर पहले ही गायब हो चुका था। इस दृश्य को देखकर उसका दिल सदमे से कांप रहा था। बेली होंगझूंग का मजाक उड़ाने वाले दृश्य को याद करते हुए पेंग तांगपिंग का चेहरा स्वाभाविक रूप से हास्यास्पद हो गया। ये तो मानो खुद को ही थप्पड़ मारने जैसा था। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि बेली होंगझूंग एक अनुभवहीन लड़की थी जिसके पास केवल सटीक ज्ञान था और वह खुद को असाधारण मानती थी। हालांकि वर्तमान बेली होंगझूंग को एक दिव्य चिकित्सक की एक्यूपंक्चर तकनीकों की आवश्यकता हो सकती है। यदि बेली होंगझूंग के पास केवल सटीक ज्ञान था तो उसके पास चिकित्सा विशेषज्ञता कैसे हो सकती थी। इस समय वास्तव में कोई भी पेंग तांगपिंग के हाव-भाव पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सबने अपना सारा ध्यान बेली होंगझूंग पर केंद्रित कर रखा था। जैसे जैसे चांदी की सुइयां लगातार कांपती रहीं, अपेक्षाकृत करीबी बिचौलिए निंगहोंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि जुवाना युवान हुआन के शरीर पर लाल और सूजे हुए निशान पहले से ही गायब हो रहे थे, जिससे उसकी झुर्रीदार भौहें थोड़ी शिथिल हो गईं। उसके चेहरे पर अनियंत्रित उत्साह झलक रहा था। असल में उसे लगा था कि आज ही जुवाना युवान हुआन के अंतिम संस्कार के लिए अनुरोध करना पड़ेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक ऐसी आशा जाग उठेगी। 15 मिनट बाद बेली होंगझूंग ने दवाइयों के डिब्बे से कलम और कागज निकाला और बड़ी सहजता से औषधीय सामग्रियों की एक श्रृंखला लिखते हुए कहा, वरिष्ठों, आप सभी इसे तैयार करने में सक्षम होंगे, है ना? निंगहोंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर तुरंत इसकी उचित तैयारी कर लेंगे। 3 कप उबला हुआ पानी और 1 कप कच्चा पानी। युवराज को प्रतिदिन 3 खुराक लेनी होंगी। निंगहोंग के इशारा करने के तुरंत बाद एक युवा दरबारी हिजड़ा दौड़कर आया। नुस्खा लेकर वह फिर से जल्दी से भाग गया। बेली होंगझूंग के फैसले पर अब किसी को शक नहीं था, भले ही लोग अब भी उनकी उम्र में इतनी चिकित्सा विशेषज्ञता की कल्पना नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आम लोग अक्सर प्रतिभाशाली डॉक्टरों को समझ नहीं पाते थे। जब शुवाना युवान हुआन, जो पहले पीड़ा में डूबा हुआ था, ने अप्रत्याशित रूप से अपने शरीर में दर्द कम होते हुए महसूस किया तो उसने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया और अपनी दृष्टि के सामने एक धुंधली और लुभावनी सफेद आकृति प्रकट होते हुए देखी। एक पल के लिए उसे लगा मानो वो किसी परी को देख रहा हो, कोमल और सुंदर परी को। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा जिसे वो सपनों में भी पाने की चाह रखता था। जब परी ने उसे दवा दी और उसका दर्द कम किया तो उसकी दिली इच्छा हुई कि वो अपनी आंखें खोलकर परी का रूप स्पष्ट रूप से देख ले, लेकिन वो बहुत कमजोर था और एक बार फिर नींद में डूब गया। जैसे ही दूसरा बेली होंगझूंग समाप्त हुआ, सभी के तनावग्रस्त शरीर शिथिल हो गए। निंगहोंग चलकर पास गई और उसने शुवाना युवान हुआन की नब्ज जांची। ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई कि पहले की अनियमित धड़कन की तुलना में ये कितनी स्थिर थी। युवती को क्या कहा जा सकता है? निंगहोंग की आवाज पहले से कहीं अधिक विनम्र थी। अब वो बेली होंगझूंग को किसी अन्य साधारण लड़की की तरह देखने का साहस नहीं करती थी। बेली होंगझूंग ने झुककर कहा, आपका जूनियर होंगझूंग। निंगहोंग को पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने बेली होंगझूंग को खुद को अपनी कनिष्ठ बताते हुए सुना तो उसके दिल में शर्मिंदगी का एक अंश उमड़ आया। वो इतने वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन एक नन्ही बच्ची के सामने उसकी कोई तुलना ही नहीं थी। होंगझूंग। सभी ने चुपचाप इस नाम को अपने दिलों में अंकित कर लिया। यह उस व्यक्ति का नाम था जिसने एक्यूपंक्चर की कला में महारत हासिल की थी। तो आपका नाम होंगझूंग महिला है? निंगहोंग मुस्कुराई, क्या होंगझूंग महिला शाही शहर के भीतर रहती हैं? ये जूनियर कुछ समय पहले ही इंपीरियल सिटी में आया है। कुछ दिन पहले ही मैंने यहाँ गॉडली डॉक्टर स्क्वायर खोला है, तो शायद इसे यहाँ बस जाना ही माना जा सकता है। बेली होंगझूंग के चेहरे पर एक सरल लेकिन सुंदर मुस्कान खिल उठी, मानो कोई सुंदर कमल ताजगी और चमक के साथ खिल रहा हो। गॉडली डॉक्टर स्क्वायर शब्द सुनते ही सबके चेहरे अजीब से हो गए। उनमें से लगभग सभी ने इस दिव्य डॉक्टर स्क्वायर के बारे में सुना था, लेकिन उन सभी ने इसे एक बड़े मजाक के अलावा कुछ नहीं समझा था। आखिरकार जब अस्पताल में डॉक्टर के रूप में केवल एक 15 वर्षीय लड़की ही हो तो अस्पताल में प्रवेश करने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन दरअसल गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में खड़ी वह छोटी लड़की वास्तव में वही होंगझांग थी जो उनके सामने खड़ी थी। अब हर कोई जानता था कि गॉडली डॉक्टर स्क्वायर शब्द कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता थी जो अपने नाम के अनुरूप थी। उन सभी को अस्पताल के खुलने के समय उसके प्रति अपनी घृणा याद आ गई, लेकिन अब उन्हें केवल अपने प्रति घृणा महसूस हो रही थी। तो अफवाहों में घिरे दिव्य चिकित्सक चौक का संचालन वास्तव में होंगझूंग महिला द्वारा किया जाता था। निंगहोंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा सौम्य था। उनके सामने एक दिव्य चिकित्सक मौजूद थी, लेकिन उनकी वास्तविक प्रतिभा को देखने की क्षमता उनमें नहीं थी। बेली होंगझूंग मुड़ी, उसकी नजर पेंग टेंगपिंग के शरीर पर पड़ी। चिकित्सक पेंग, क्या आपने शर्त तैयार कर ली है? बेली होंगझूंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब बेली होंगझूंग ने बात की तो पेंग टेंगपिंग का पहले से ही पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया। 1 लाख सोने के सिक्के, बस यही उसकी सारी संपत्ति थी।
उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी वर्षों की मेहनत किसी और के हाथों में चली जाएगी। पांग तांगपिंग, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम कर्ज चुकाने से मुकरना तो नहीं चाहोगे, है ना? निंग होंग की आवाज गंभीर थी। आज पैंग तांगपिंग ने जो मुसीबत खड़ी की थी, उससे उसे असहनीय सिरदर्द हो रहा था। बेली होंगझुंग ने संकट सुझाने में उनकी मदद की थी, इसलिए जाहिर है कि वो उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस समय सबकी निगाहें अचानक पैंग तांगपिंग पर टिक गईं। भीड़ की आंखों में मौजूद उपहास और ताने महसूस करते हुए पांग तांगपिंग ने चाहा कि वह बस भाग जाए, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो भीड़ ने उसे पहले ही रोक दिया था। उनका इरादा स्पष्ट था, अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। मैं टहल रहा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, पैंग तांगपिंग ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, इसे किसी और दिन निपटाया जा सकता है। बेली होंगझुंग के होठों पर मुस्कान आ गई। तो अब आप माफी मांगना शुरू कर सकते हैं। आज संयोगवश सभी डॉक्टर यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए आपके लिए किसी और दिन का इंतजार करने के बजाय आज ही माफी मांगना अधिक सुविधाजनक है। आखिरकार मुझे लगता है कि चिकित्सक पैंग के पास इतना खाली समय नहीं है। बेली होंगझुंग की आवाज कोमल थी और उसके लहजे में आक्रामकता का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह आपसे योजनाओं पर चर्चा करते हुए बस अनौपचारिक बातचीत कर रही हो। लेकिन पैंग तांगपिंग को ऐसा लग रहा था मानो उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया गया हो जहाँ से आगे कोई रास्ता न हो, वह असहाय हो गया हो और उसके पास कोई दूसरा रास्ता न बचा हो। पैंग तांगपिंग का फूला हुआ चेहरा उदास था जब उसने भीड़ की आलोचना भरी निगाहों का सामना किया। उसे इस बात का जरा भी संदेह नहीं था कि अगर उसने आज माफी नहीं मांगी तो वह युवराज के कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मुझे माफ करें, पैंग तांगपिंग के मुंह से निकले उन दो शब्दों को सुनकर उसका जबड़ा कस गया। बेली होंगझुंग ने हैरानी से अपनी भौहें उठाई। यह क्या था? इतनी शांति थी, हम इसे कैसे सुन सकते थे? होंगझुंग, बहुत दूर मत जाओ। पैंग तांगपिंग गुस्से से भड़क उठा। अपनी चिकित्सा प्रतिभा के कारण हमेशा ख्याति प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति, जिसे अब एक छोटी बच्ची द्वारा उपहास और मजाक का पात्र बनाया जा रहा था, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। जब पैंग तांगपिंग भड़क उठा तो बेली होंगझुंग के जवाब देने से पहले ही निंग होंग ने भी उसी तरह की कठोरता से उसका सामना करते हुए उसे करारा जवाब दिया। पैंग तांगपिंग, अगर तुम्हारी माफी सच्ची नहीं है तो हम गारंटी देते हैं कि तुम उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। निंग होंग की शक्ति और प्रभाव का अनूठा संगम अचानक प्रकट हुआ। इससे पहले उन्होंने युवराज की खातिर अपने अपमान को सहन कर लिया था, इस डर से कि पैंग तांगपिंग को नाराज करना इलाज का मौका खोने के समान होगा। लेकिन अब जब उसे पता चल गया था कि पैंग तांगपिंग युवराज का इलाज नहीं कर सकता, तो वह उसे यह जरूर बताएगा कि उसका शाही चिकित्सा संस्थान ऐसी जगह क्यों नहीं है जहां बाहरी लोग आसानी से दादागिरी कर सकें। पैंग तांगपिंग माफी मांगने के बजाय अपना मुंह कटवाना ज्यादा पसंद करेगा। वह समझता था कि आज का नतीजा चाहे जो भी हो, उसकी प्रतिष्ठा तो धूमिल ही होगी। निंग होंग को पैंग तांगपिंग के इरादे का पता चल गया और उसने बिना समय बर्बाद किए एक गार्ड को इशारा किया। वह पैंग तांगपिंग को जेल में डालना चाहता था। पैंग तांगपिंग ने ये दृश्य भय से देखा। अगर उसे जेल भेज दिया गया तो उसके आने वाले दिन निश्चित रूप से बहुत कष्टदायी होंगे। पैंग तांगपिंग झट से चिल्लाई, एक क्षण रुको। निंग होंग मुड़ा, उसकी ठंडी आंखें पैंग तांगपिंग की ओर थीं। मैं माफी मांगता हूँ, पैंग तांगपिंग ने अपनी किस्मत स्वीकार करते हुए चिल्लाकर कहा। उसका शरीर मानो रबर की गेंद की तरह पिचक गया था, अब उसमें पहले जैसा जरा भी अहंकार या घमंड नहीं बचा था। निंग होंग ने हाथ हिलाकर गार्ड को पीछे हटने का आदेश दिया। मुझे माफ कर दो, पैंग तांगपिंग ने कड़वाहट और आक्रोश से भरी आवाज में जोर से चिल्लाया। अब जब उसका काम समाप्त हो चुका था तो वह एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था और सीधे पूर्वी महल से निकल गया। निंग होंग ने पैंग तांगपिंग को जाते हुए नहीं रोका। उसे विश्वास नहीं था कि उसमें वापस आकर संस्था को फिर से परेशान करने की हिम्मत होगी। होंगझुंग मैडम, आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ लोगों को भेजकर यह सुनिश्चित करूंगा कि वो आपको पैसे जरूर लौटा दे। निंग होंग की आवाज कोमल थी। जैसे ही हमें पैसे मिलेंगे मैं उन्हें तुरंत गॉडली डॉक्टर स्क्वायर भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े। बेली होंगझुंग मुस्कुराई। निंग होंग के इस प्रस्ताव ने उसे बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया। उनके भाषण समाप्त होते ही बधाइयों की गूंज सुनाई दी। हर कोई बेली होंगझुंग से संबंध बनाना चाहता था, जिन्होंने एक्यूपंक्चर की लुप्त हो चुकी कला में महारत हासिल कर ली थी। अगर वे उससे इधर उधर से कुछ सीख लें तो उनकी स्थिति रातों रात बदल सकती है। उत्साहित भीड़ को देखकर बेली होंगझुंग ने पूर्वी महल छोड़ने का बहाना ढूंढने की जल्दी की, क्योंकि वह ऐसे दृश्य का आदी नहीं था। पूर्वी महल से बाहर निकलते ही बेली होंगझुंग के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। आज का मुनाफा वाकई बहुत अच्छा रहा। मैंने लगभग कुछ किया ही नहीं, फिर भी मुझे ऐसे ही 1 लाख सोने के सिक्के मिल गए। उसके पास 2 लाख सोने के सिक्के हैं, इसलिए उसे काफी समय तक साधना संसाधनों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पास ही में आयोजित होने वाले शिकार भोज के लिए बेली होंगझुंग को जल्द से जल्द आगे बढ़ना आवश्यक था। गुरुजी तो बुद्धिमान हैं, लिटिल व्हाइट ने प्रशंसा की। उसे इतनी आसानी से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेली होंगझुंग दिल खोलकर हंसी। चलो, आज मैं तुम्हें उस मशहूर हॉटपॉट की दुकान पर ले चलती हूँ। अगले 2 दिनों में निंग होंग ने बेली होंगझुंग के निर्देशों का पालन करते हुए जुबानायुवान हुआन की दवा ली और उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके छाले धीरे धीरे गायब हो गए और अंत में वह मौत के मुंह से पूरी तरह वापस लौट आया। पूर्वी महल से यह खबर पूरे शाही शहर में फैल गई। जल्द ही सबको पता चल गया कि युवराज की वह बीमारी, जिसके आगे शाही चिकित्सक भी बेबस थे, को दिव्य चिकित्सक स्क्वायर के होंगझुंग ने ठीक कर दिया है। 1 से 10, 10 से 100 तक की ख्याति पहुंची और इस तरह ईश्वर तुल्य डॉक्टर स्क्वायर की प्रसिद्धि अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। महज थोड़े ही समय में शाही शहर में हर कोई जान गया कि दिव्य चिकित्सक चौक के होंगझुंग ने न केवल प्रसिद्ध असाध्य बीमारी का इलाज किया, बल्कि उन्होंने लंबे समय से लुप्त हो चुकी एक्यूपंक्चर की दिव्य कला में भी महारत हासिल कर ली थी। बहुत से लोग शर्मिंदा थे, उनकी आंखें तो थी, लेकिन वे माउंट ताई को नहीं देख पा रहे थे। इतना बड़ा अवसर उनके सामने था, फिर भी उन्होंने उसकी कदर नहीं की और अब उन्हें केवल पछतावा ही हो रहा था। व्यापार फल फूल रहा था और गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में चहल पहल थी। वे पहले ही शाही शहर के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक बन चुके थे। ईश्वरीय डॉक्टर स्क्वायर जी वेनबेई ने व्यस्त कार्यस्थल को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। कुछ दिन पहले तक गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में एक भी ग्राहक नहीं था, लेकिन जब जी वेनबेई इस बात को लेकर चिंतित थे, तब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गॉडली डॉक्टर स्क्वायर कुछ ही दिनों में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। और यही वह बात नहीं थी जिसने जी वेनबेई को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया था। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई थी कि इतनी कम उम्र में ही उसने एक्यूपंक्चर की उस कला में महारत हासिल कर ली थी जो सैकड़ों वर्षों से लुप्त हो चुकी थी। जब उन्हें बेली होंगझुंग का वह आत्मविश्वास याद आया, जब उन्होंने पट्टिका पर ईश्वरीय चिकित्सक चौक शब्द प्रदर्शित किए थे, तब उन्हें समझ आया कि वह इतनी आत्मविश्वासी क्यों थी। लेकिन इससे पहले उन्हें उन पर विश्वास नहीं था। होंगझुंग की लड़की, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम चिकित्सा में इतनी कुशल हो। मेरी आंखें खराब थी और मैं देख नहीं पा रही थी। बोलते समय जी वेनबेई कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। जब गॉडली डॉक्टर स्क्वायर खुला ही था, तब उन्हें लगा था कि बेली होंगझुंग सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही है और उन्होंने उसके साथ काफी असभ्य व्यवहार किया था। बेली होंगझुंग ने बस हाथ हिलाकर मुस्कुरा दिया। बड़े भाई जी, मुझे पता है कि मेरी शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप पहले से ही मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार करते आए हैं। उसकी बातें सुनकर जी वेनबेई के दिल में मौजूद शर्म दूर हो गई और उसने बेली होंगजून की और भी अधिक सराहना की। अब जब उसने देखा कि उसका गॉडली डॉक्टर स्क्वायर कितना सफल हो गया है, तो वह उसके लिए खुश भी था। बड़े भाई जी, अस्पताल में आजकल बहुत काम है और अकेले मेरे लिए इतना सब संभालना मुश्किल है। क्या आप मुझे कुछ नौकरों की सिफारिश कर सकते हैं? बेली होंगजून ने पूछे बिना नहीं रह सकी। इनाम और शर्त से मिली रकम मिलते ही बेली होंगजून ने तय कर लिया था कि वह दिन में सिर्फ 3 मरीजों का ही इलाज करेगी। आखिरकार साधना सबसे महत्वपूर्ण थी, पैसा तो सिर्फ आगे बढ़ने का जरिया था। पिछले 2 दिनों से अस्पताल में इतनी भीड़-भाड़ है, तो क्यों ना वह गॉडली डॉक्टर स्क्वायर को थोड़ा और बढ़ा ले। उसने कुछ सर्वशक्तिशाली विश्रण की गोलियां और कुछ अन्य गोलियां अलमारियों पर रख दी थी, इसलिए उसे केवल कुछ लोगों की जरूरत है जो इसकी निगरानी कर सकें। 2 शिष्य थे जो उस बूढ़े डॉक्टर के अधीन काम करते थे। हालांकि उनकी चिकित्सा क्षमता सर्वोत्तम नहीं है, फिर भी वे अधिकांश सामान्य बीमारियों से आसानी से निपट लेते हैं और कम से कम बाहरी लोगों से तो बेहतर हैं। व्यक्तित्व, बेली होंगजून ने सवाल किया। उसे अभी जो कर्मचारी मिलेंगे, वे भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो यह कोई छोटी समस्या नहीं है। जी वेनबेई बेली होंगजून की चिंताओं से अवगत थे और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और उनका स्वभाव पागल नहीं है। जी वेनबेई की बात सुनकर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो कृपया उन्हें कल बुला लीजिएगा। जी वेनबेई थोड़ा हैरान हुआ, तुम देख नहीं रहे हो, बड़े भाई जी की सिफारिशों के साथ मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। बेली होंगजून मुस्कुराई। चाहे जी वेनबेई हो या बूढ़ा डॉक्टर, वे सभी ईमानदार लोग थे। उन दोनों के साथ उसे विश्वास नहीं था कि शिष्यों का चरित्र इतना बुरा हो सकता है। वेनबेई जी वेनबिन है। जब दोनों लोग बात कर रहे थे, तभी एक धीमी, कोमल आवाज सुनाई दी, होंगजून महिला। बेली होंगजून ने ऊपर देखा तो उसे निंग होन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो उनके पास गई और अभिवादन करते हुए प्रणाम किया और फिर पूछा, शाही चिकित्सक निंग, आप स्वयं क्यों आए हैं? होंगजून महिला की कृपा से युवराज की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। निंग होन ने हाथ हिलाया और एक नौकर ने तुरंत निंग होन को एक लाल पैकेट थमा दिया। मैं आज राजकुमार का इलाज करने के लिए आपको इनाम देने आया हूँ। बेली होंगजून ने पैकेज स्वीकार कर लिया। पहले तो वह पैसे मिलने के बाद एक येन यांग पाउच खरीदना चाहती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे उसे सीधे ही दे देंगे। येन यांग थैली देखने में ये भले ही एक छोटी थैली जैसी लगती थी, लेकिन इसके अंदर काफी अधिक जगह थी। येन यांग पाउच की मदद से घूमना फिरना काफी आसान हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं होती। आम लोग इसे खरीद नहीं पाते थे। मेरे पास पेंग कांगपिंग से प्राप्त 100,000 सोने के सिक्के भी हैं। कुल मिलाकर 200,000 सोने के सिक्के हो जाते हैं। धन्यवाद चिकित्सक निंग, बेली होंगजून ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। एक तरफ खड़े जी वेनबिन भावुक होकर ये दृश्य देख रहे थे। 200,000 सोने के सिक्के, यह ऐसी रकम नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में आसानी से कमा सके। होंगजून महिला, महाराज, सम्राट ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और जानबूझकर मुझे यहाँ ये पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या आप शाही चिकित्सक संस्थान में शामिल होना चाहती हैं। निंग होन ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जब तक आप संस्थान में शामिल नहीं हो जाती, हम आपके मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी प्रतिभा को अगर संस्था में भर्ती कर लिया जाए तो संस्था की ताकत में काफी सुधार होगा। जी वेनबिन चौंक गया। इंपीरियल फिजिशियन इंस्टीट्यूट, न जाने कितने डॉक्टर इसमें प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सके। बेली होंगझांग की प्रतिभा को देखते हुए अगर वो संस्थान में प्रवेश कर लेती है, तो उसका जीवन धन और यश से भरपूर हो जाएगा। गॉडली डॉक्टर स्क्वायर के मरीज निराश और ईर्ष्यालु दोनों थे। जब बेली होंगझून शाही चिकित्सक संस्थान के लिए रवाना होंगी, तो वे उन्हें अपने चिकित्सक के रूप में खो देंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बेली होंगझून ने मना कर दिया। महामहिम सम्राट की सराहना और मुझे आमंत्रित करने की उनकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा शाही चिकित्सक संस्थान में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है। निंग होन ये सुनकर चौंक गया जब उसने जवाब दिया, होंगझून महिला, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? महल के अंदर की तुलना बाहर से नहीं की जा सकती, जहाँ मैं स्वतंत्र और बेरोक-टोक रह सकता हूँ। साथ ही मैं अभी भी गॉडली डॉक्टर स्क्वायर का प्रबंधन करने का इरादा रखता हूँ। महल के बारे में उसकी राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। चाहे सम्राट हो या शुवाना युवान हुआन, दोनों से ही उसे घृणा होती थी। उनके अधीन काम करना तो दूर की बात थी। होंगझांग मैडम, आपकी कुशलता को देखते हुए यहाँ डॉक्टर के रूप में काम करना एक तरह से व्यर्थ है। निंग होन स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी प्रतिभा को खोने के लिए अनिच्छुक थी और उसने उसे मनाने की कोशिश जारी रखी। बेली होंगझून ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, शाही चिकित्सक निंग, मुझे इतना महत्व देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे खेद है। बेली होंगझून का दृढ़ संकल्प देखकर निंग होन ने केवल आह भरी और कहा, ठीक है, अगर आप कभी संस्थान में शामिल होना चाहें, तो आप कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निंग होन के जाने के बाद जी वेनबिन असमंजस में पड़ गया और उसने बेली होंगझून से पूछा, होंगझून, शाही चिकित्सक संस्थान में शामिल होना अपना खुद का अस्पताल खोलने से कहीं बेहतर है। तुम इसे क्यों मना कर रही हो? बड़े भाई जी, सच कहूं तो इस अस्पताल को खोलना महज एक अतिरिक्त काम था। बेली होंगझून ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साइड जॉब। जी वेनबिन हैरान रह गया, तो फिर आपका मुख्य काम क्या है? साधना। बेली होंगझून ने धार्मिक भाव से उत्तर दिया, मैं एक साधक हूँ। जी वेनबिन का मुंह खुला रह गया, उसकी आंखें गोल गोल घूम गईं और वो बेली होंगझून को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आओ, मेरे लिए पालकी का इंतजाम करो, मैं महल छोड़ रहा हूँ। जुबाना युवान हुआन मन ही मन हंसा, सुंदरी, बस मेरे आने का इंतजार करो। जैसे जैसे बेली होंगझून विभिन्न रोगियों का इलाज और निदान करती रही, उनकी ईश्वरीय चिकित्सक की उपाधि दूर दूर तक फैल गई। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो, वो पूरी तरह स्वस्थ होकर ही जाता। यहाँ तक कि दुर्लभ और लाइलाज मानी जाने वाली बीमारियों का भी वो आसानी से इलाज कर देती थी। महज थोड़े ही समय में गॉडली डॉक्टर स्क्वायर नाम और भी अधिक प्रतिष्ठित हो गया। बेली होंगझून द्वारा निदान और उपचार किए गए रोगियों ने उनकी चमत्कारिक क्षमताओं की प्रशंसा करते हुए उनका प्रचार किया। धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ती गई और राजसी राजधानी के बाहर के शहरों तक फैल गई। जल्द ही गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में अन्य शहरों से भी मरीजों की एक अंतहीन धारा उमड़ने लगी। उसी समय जी वेनबिन द्वारा अनुशंसित 2 नौकर भी काम करने के लिए गॉडली डॉक्टर स्क्वायर पहुंचे। बूढ़े डॉक्टर के सेवानिवृत्त होने के बाद दूत यांशुओ और डोंग सिरो को अपना गुजारा चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। अपनी कुशलता के बावजूद वे अस्पताल खोलने के लिए बहुत कमजोर थे और न ही उनके लिए कोई नया स्वामी ढूंढना आसान होता। बूढ़े डॉक्टर के चले जाने के बाद वे अपने घरों में ही रहे और चिंता करते रहे, जब तक कि जी वेनबिन ने उन्हें ढूंढ नहीं लिया। जब उन दोनों को पता चला कि उन्हें गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में काम करना है, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर पाई फेंक दी हो। वे लगभग आधे दिन तक सदमे में थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। उनके शरीर में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। जब वे वास्तव में गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में प्रवेश कर गए, तभी उन्हें विश्वास हुआ कि वे वास्तव में गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में काम कर रहे हैं। दूत यांशुओ और डोंग सिरो ने इस सौभाग्य को बहुत महत्व दिया और लगन से काम किया, जिससे बेली होंगझून बहुत संतुष्ट हुए।
दिव्य चिकित्सक स्क्वायर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और स्वाभाविक रूप से जनरल के परिवार तक भी पहुंच गई। बेली युयान के चेहरे पर मौजूद चिंता आशा में बदल गई, क्योंकि जब हुनझुन इतने सारे लोगों का इलाज कर सकती थी तो क्या वो उसकी त्वचा को भी पहले जैसा गोरा नहीं कर पाएगी। युयान, उस दिव्य चिकित्सक क्लिनिक में दिन में केवल 10 मरीज ही देखे जाते हैं। माँ ने वहाँ जगह पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तुम्हें कम से कम एक बार जाकर देखना तो चाहिए। सु वांजिंग ने बेली युयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। वर्तमान बेली युयान पहले की खूबसूरत और ग्लैमरस बेली युयान से बिल्कुल अलग थी। खुद को बेकाबू होकर खरोंचने के कारण उसके पूरे शरीर पर निशान पड़ गए थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बदसूरत हो गया था। उन दिनों के बाद बेली युयान की इच्छा शक्ति टूट गई और तब से वो हमेशा अवसादग्रस्त रहती है। अब जबकि सु वांजिंग ने बड़ी मुश्किल से इस अवसर को हासिल किया था, वो केवल यही आशा कर सकती थी कि यह दिव्य चिकित्सक उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा और वास्तव में बेली युयान को ठीक करने में सक्षम होगा। उसकी बातें सुनकर बेली युयान की उदास आंखों में उत्साह की एक किरण कौंध गई। माँ, क्या ये सच है? क्या आपने सचमुच मेरे लिए जगह पक्की कर दी है? जब दिव्य चिकित्सक की ख्याति पहली बार फैली तो कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। सु वांजिंग ने समय का इंतजार किया और कोई कदम नहीं उठाया, आज ही कार्रवाई की है। सु वांजिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम माँ की लाडली बेटी हो, बेशक मैं तुम्हारी परवाह करूंगी। धन्यवाद माँ। बेली युयान की आवाज उत्साह से भरी हुई थी। एक महिला होने के नाते उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी दिखावट थी। आजकल तो वह खुद भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो युवराज महाराज उसकी दिखावट को कैसे सहन कर सकते थे। एक बार जब उसकी सुंदरता वापस लौट आएगी तो वह युवराज के पास लौट सकती है और शायद भविष्य में उनकी शाही रखेल भी बन सकती है। जैसे ही उसने ये सोचा, बेली युयान के चेहरे पर मुस्कान और भी खिल उठी। उसे पूरा भरोसा था कि वह ठीक हो जाएगी। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। लेडी होंगजुंग। बेली होंगजुंग ने अभी 9वें मरीज का निदान और उपचार पूरा किया ही था कि तभी गोडली डॉक्टर स्क्वायर में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, जो हमेशा उसे बिना किसी असफलता के घृणा उत्पन्न करती थी। जल्दी से देखो महाराज, युवराज यहाँ हैं। महामहिम, युवराज सचमुच ठीक हो गए। ये सौभाग्य की बात थी कि होंगजुंग देवी वहाँ मौजूद थी, अन्यथा वे अब तक एक प्रतिशोधी भूत बन चुके होते। मुझे लगता है युवराज उन्हें धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं। शुवाना युवान हुआन का चेहरा मोह से भर गया था। उसके बोले गए शब्द खुद शुवाना युवान हुआन को भी प्रभावित करने के लिए काफी थे। बेली होंगजुंग ने अपनी भौहें उठाई और जुबाना युवान हुआन को ऐसे देखा जैसे वो किसी मृत व्यक्ति को देख रही हो। उसके होंठ धीरे धीरे मुड़कर एक चंचल मुस्कान प्रकट करने लगे। लेकिन जुबाना युवान हुआन, मैंने सुना है कि आप सबसे ज्यादा बेली युयान से प्यार करते थे, जो जनरल हाउसहोल्ड की सबसे बड़ी मिस थी। उसे आज भी वह पहला दिन अच्छी तरह याद था जब वो यहाँ आई थी और कैसे शुवाना युवान हुआन ने उसके सामने ही बेली युयान के प्रति अपना प्यार जाहिर किया था। जैसे को तैसा वाली बात उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दोबारा होगा। बस इस बार वह बेली युयान की जगह पर थी। विडंबना ही है होंगजुंग, मेरे दिल में बेली युयान की तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? मुझे उसमें थोड़ी सी ही दिलचस्पी थी, तुम ही तो मेरा सच्चा प्यार हो। शुवाना युवान हुआन ने जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी आवाज पूरी तरह से सच्ची और स्वाभाविक थी, मानो वह अपने दिल की बात कह रहा हो, जिससे लोग आसानी से उस पर विश्वास कर लेते थे। महामहिम, युवराज आप। बेली युयान ने वर्तमान दृश्य को पीड़ापूर्वक देखते हुए अचानक एक कोमल, कांपती हुई आवाज सुनाई दी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके दिल का राजकुमार दूसरी महिलाओं से ऐसा कहेगा, उसकी भावनाओं की एक पैसे की भी परवाह नहीं करेगा। तो क्या वह शुरू से ही उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी कठपुतली थी जिसमें उसकी दिलचस्पी थी? जुबाना युवान हुआन ने कभी नहीं सोचा था कि बेली युयान मौजूद होगी, लेकिन जब उसने उसका ऐसा रूप देखा जो बदसूरत कहने के लिए बहुत ही बदसूरत था, तो उसकी आंखों में नफरत और घृणा भर गई। तुम्हारे साथ ऐसा करूं? हम दोनों तो शुरू से ही कुछ भी नहीं थे। जुबाना युवान हुआन बिल्कुल निर्दयी था। बेली युयान और होंगजुंग के बीच आसमान और जमीन जैसा फासला था। जाहिर है वो बेली युयान को होंगजुंग को दुखी नहीं करने देगा। बेली होंगजुंग ने अपने सामने चल रहे नाटक को देखते हुए व्यंग्य किया। वे उसकी कल्पना से कहीं बेहतर थे। युवराज, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? बेली युयान ने रोते हुए आरोप लगाया और जल्दी से शुवाना युवान हुआन की ओर बढ़ी, उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शुवाना युवान हुआन तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में घृणा भरी हुई थी जब उसने उसे देखा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे बदसूरत रूप और राक्षस जैसे शरीर के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? एक ही झटके में जुबाना युवान हुआन के दाहिने हाथ ने बेली युयान का घूंघट फाड़ दिया, जिससे भीड़ के सामने उसका दागदार चेहरा प्रकट हो गया। वाह! सभी लोग हंगामा करने लगे और कई लोग गाली गलौज भी करने लगे। उसकी बारीकी से जांच करने के बाद लोगों ने अंततः ये निष्कर्ष निकाला कि यह महिला, जिसकी कुरूपता को कुरूप शब्द में पर्याप्त रूप से वर्णित नहीं किया जा सकता था, वास्तव में बेली युयान थी। देखो, बेली युयान का रूप रंग ऐसा कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन इतने घिनौने चेहरे के साथ इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवराज उसे नहीं चाहते। बचपन में इतना बदसूरत होना न केवल पुरुषों को डराता है, बल्कि यह रोते हुए बच्चे को भी चुप कराने के लिए काफी डरावना है। डॉट 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 डॉट। बेली युयान ने झट से अपना घूंघट उठाया, लेकिन घृणा और अरुचि से भरे चेहरों को देखकर उसका दिल कांप उठा। कुछ समय पहले तक वह सबकी चहेती और खूबसूरत थी, लेकिन अब लोग उसे भयानक, बदसूरत, घिनौनी और राक्षस जैसे शब्दों से जोड़ने लगे थे। क्या ये बेली युयान है? बेली होंगजुंग की आंखों में हैरानी झलक रही थी, लेकिन उसकी स्याही जैसी काली पुतलियों के भीतर एक बर्फीली चमक दिखाई दे रही थी। बेली युयान को इस समय जो दर्द हो रहा था, वह बेली होंगजुंग के दर्द का मात्र 100वां हिस्सा था। अब वो बेली युयान को अपमान का स्वाद चखाएगी। आखिरकार बेली होंगजुंग को पूरे 15 वर्षों तक जिस तिरस्कार का सामना करना पड़ा, उसके मुकाबले ये तो बस एक झलक ही थी। जुबाना युवान हुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, होंगजुंग, अब तुम मेरी बात मान गई है ना? उसकी खूबसूरती को देखते हुए मैं उससे प्यार क्यों करूंगा? बेली युयान के चेहरे पर क्रोध उमड़ आया और वह अपने सामने खड़ी बेली होंगजुंग पर झपटी। तुम कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अचानक शक्ति का तीव्र विस्फोट हुआ। बेली युयान का चेहरा लगभग पागलपन से भर गया। उसे इस होंगजुंग को मारना ही होगा। वो किसी को भी अपने युवराज को चुराने की इजाजत नहीं देगी। बेली युआन की हथेली अचानक आगे बढ़ी, जिससे तेज हवा के झोंके और धमाके जैसी आवाजें उठी। निस्संदेह ये दिव्य पृथ्वी साधना के अंतिम चरण के साधक की शक्ति थी। बेली होंगजुंग ने बेली युआन पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उसके होंठ एक उत्तेजक मुस्कान में फैल गए, जिसे उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था। अरे पागल औरत, तुम यहाँ इतनी उग्रता कैसे दिखा सकती हो? जुबाना युवान हुआन ने बेली युआन से भी तेज गति से काम किया और इससे पहले कि उसका हाथ बेली होंगजुंग को छू पाता, उसका मुक्का बेली युआन के पेट में बुरी तरह से लग चुका था। टकराना, एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी और बेली युआन का शरीर हवा में उछल गया और जमीन पर जोर से गिरा। होंगजुंग, क्या तुम ठीक हो? जुबाना युवान हुआन ने बेली युआन की हालत पर एक नजर भी नहीं डाली और बस जल्दी से बेली होंगजुंग से चिंतित स्वर में पूछा। बेली होंगजुंग ने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। उसकी बात सुनकर जुबाना युवान हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं था।
अरे धूर्त स्त्री, युवराज मेरे हैं, मैं उनके साथ 1 साल से भी अधिक समय से हूँ। बेली युयान ने उन्माद में चिल्लाते हुए कहा, तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? वहाँ मौजूद लोग इस दृश्य को बड़े चाव से देख रहे थे। सभी जानते थे कि बेली युयान और शुवाना युवान हुआन एक कपल थे। फिलहाल बेली युयान बेली होंगझुन को चालाक औरत कह रही थी। क्या इसका मतलब यह है कि बेली होंगझुन भी युवराज को पसंद करती थी? बेली होंगझुन ने हंसते हुए कहा, लेडी बेली की बातें वाकई हास्यास्पद हैं। अगर आप मुझे नीच कहती हैं, तो क्या आप खुद भी नीच नहीं हैं? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जैसा कि हम सब जानते हैं, शुवाना युवान हुआन जनरल हाउसहोल्ड की महिला बेली होंगझुन की मंगेतर थी। तुम बेली होंगझुन की बड़ी बहन हो, लेकिन तुमने उसके मंगेतर को बहकाया है। अगर यह घिनौना नहीं है, तो और क्या है? बेली होंगझुन के होठों के कोने मनमोहक हंसी से लहरा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द स्पष्ट रूप से आक्रामकता से भरे थे। ये संचित घृणा थी जिसे बेली होंगझुन को सहना पड़ा। भले ही जुबाना युवान हुआन के मन में उसके लिए जरा भी भावनाएं नहीं थी, लेकिन पिछली बेली होंगझुन उससे सचमुच प्यार करती थी। जिस बड़ी बहन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसी ने असल में उसके सबसे प्रिय व्यक्ति को उससे छीन लिया था, और यहाँ तक कि उसकी मौत की साजिश भी रची थी, उसके सामने इतना भावुक नाटक रचकर। बेली युयान ने ऐसा किया था, तो उसे इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। इन टिप्पणियों के सामने बेली युयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि उसने बेली होंगझुन से शुवाना युवान हुआन को चुराया था, लेकिन ये घटना कभी सामने नहीं आई। अब जब ये बात सबके सामने उजागर हो चुकी है, तो हर कोई उसके कार्यों को घृणा की दृष्टि से देखेगा। ऐसे में वह कैसे व्यवहार कर सकती है? महामहिम, युवराज और बेली होंगझांग की सगाई पहले ही रद्द हो चुकी थी, तो मैं उन्हें कैसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा सकती थी? बेली युयान पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह आज इस एक पल में अपनी सारी प्रतिष्ठा को नष्ट नहीं होने दे सकती। बेली होंगझुन के परिपूर्ण सुंदर चेहरे पर स्पष्ट व्यंग्य झलक रहा था। अगर तुम नहीं जानती, तो मैं भी नहीं जानती। युवराज और बेली होंगझुन की सगाई को रद्द हुए अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ है, लेकिन क्या आप अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कह रहे थे कि आप दोनों 1 साल से अधिक समय से साथ थे? उसकी आवाज सौम्य थी, लेकिन उसमें उदासीनता का भाव था। उसका अकाट्य जवाब लोहे की तरह मजबूत था, जिससे बेली युयान के लिए किसी और बात से उसका खंडन करना असंभव हो गया। बेली युयान के होंठ फड़फड़ाए। वह समझाना चाहती थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकी। जब सबने ये दृश्य देखा, तो उन्हें तुरंत सच्चाई का पता चल गया। उन सबको उसकी देवी जैसी छवि और प्रतिष्ठा याद आ गई। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसका असली रूप इतना असहनीय होगा। भले ही सब लोग यह मानते हों कि बेली होंगझुन और उसकी कमजोर साधना शक्ति जुबाना युवान हुआन के लायक नहीं थी, फिर भी वह बेली युयान की बहन थी। बिना किसी अपराधबोध के अपनी ही बहन के मंगेतर को यूं ही छीन लेना सरासर अनैतिक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेली युयान ऐसी इंसान होगी। वो तो कभी मेरी आदर्श भी हुआ करती थी। कितनी घिनौनी बात है। बेली होंगझुन कितनी दयनीय है, उसकी ऐसी बहन है। चेहरा तो जानते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं जानते। कई लोगों ने सिर हिलाया और आह भरी। बेली युयान को उसके कर्मों का फल मिल गया, और वह खुद के अलावा और किसे दोष दे सकती थी? इतने सारे लोगों की आलोचना भरी निगाहों के नीचे बेली युयान में अब और रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। अपना घूंघट ओढ़कर वह भाग गई, लेकिन तुलनात्मक रूप से जुबाना युवान हुआन जरा भी डरा हुआ नहीं था। आखिरकार वो युवराज था, भला कौन उसके बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत कर सकता था? इसके अलावा युवराज की तो बात ही छोड़िए, एक आम आदमी के पास भी अक्सर 3 पत्नियां और 4 रखैलें होती थीं। भविष्य में उसके महल में 3000 सुंदरियां होंगी। ये तो कुछ भी नहीं था। होंगझुन, क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? जुबाना युवान हुआन ने आगे झुककर उत्सुकता से पूछा। बेली होंगझुन की आंखें ठंडी थी, लेकिन उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार के अच्छे इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरे लिए गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में काम करना बेहतर है। तुम मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे करते हो? शुवाना युवान हुआन हैरान रह गया। इससे पहले किसी ने भी उसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की थी। मैं ऐसा करने की हिम्मत क्यों न करूं? बेली होंगझांग खिलखिलाकर हंसी। जुबाना युवान हुआन का घमंडी चेहरा ही उसे सबसे ज्यादा घृणा दिलाता था। तुम जानते हो कि मैं युवराज हूँ। मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? जुबाना युवान हुआन ने अपनी आवाज ऊंची की। इतनी बड़ी भीड़ के सामने बेली होंगझुन द्वारा ठुकराए जाने के बाद उसकी इज्जत कहाँ जाएगी? तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रिंस मुझे धमकी दे रहा है? बेली होंगझुन ने अपनी पतली पतली भौहें उठाईं। उनके सुंदर, निर्मल और आकर्षक चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह शांत और आत्मविश्वासी थी, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि जुबाना युवान हुआन ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। शुवाना युवान हुआन के चेहरे पर झिझक के भाव थे। होंगझुन ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसके शाही पिता सम्राट द्वारा उसकी बहुत सराहना भी की गई। यदि वह आज जबरन होंगझुन पर कब्जा कर ले, तो संभवतः वह सम्राट की कृपा खो देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अचानक जुबाना युवान हुआन को एहसास हुआ कि वह वास्तव में बेली होंगझुन के सामने पूरी तरह से लाचार हो चुका है। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। उस दिन के बाद से बेली होंगझुन ने 1 महीने तक शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लिया। समय के साथ गॉडली डॉक्टर स्क्वायर का कारोबार कम नहीं हुआ, बल्कि और भी लोकप्रिय हो गया, जिसके चलते पास का सराय हमेशा भरा और व्यस्त रहता था। ये सब गॉडली डॉक्टर स्क्वायर के ग्राहकों की बदौलत ही संभव हो पाया। न केवल सराय, बल्कि आसपास के सभी कार्यस्थलों की लोकप्रियता भी बढ़ गई थी, और वे सभी बेली होंगझुन के प्रति बहुत आभारी थे। गॉडली डॉक्टर स्क्वायर की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती गईं, लेकिन अमीर लोग पहले की तरह ही भेड़ों की तरह उसके पास आते रहे। ऐसा लगता था मानो उन्हें विश्वास था कि बड़ी रकम चुकाने से ही उनकी बीमारियां ठीक होंगी। बेली होंगझुन ने भी यही तरीका अपनाया था। कीमतों में बढ़ोतरी तो हुई ही, साथ ही उन्होंने प्रतिदिन देखे जाने वाले मरीजों की संख्या भी 10 से घटाकर 3 कर दी थी। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई, और कई बड़े अधिकारियों ने निर्धारित कोटे में जगह पाने के लिए होड़ लगा दी। जिन लोगों को डॉक्टर से मिलने का अधिकार मिला, वे सभी बहुत गर्वित थे। दूसरे इसे छीन नहीं सके, लेकिन वे छीन सकते थे। इससे केवल यही साबित होता था कि वे दूसरों से अधिक शक्तिशाली थे। इस तरह बेली होंगझुन को गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में रहने का समय कम हो गया, लेकिन उसकी कमाई में लगातार वृद्धि होती गई। पर्याप्त कृषि संसाधनों और साथ ही खेती के बारे में उनके पूर्व ज्ञान के कारण बेली होंगझुन की गति अतुलनीय थी। इसी दिन शाही महल से अचानक एक खबर जारी हुई। 3 दिनों के भीतर शाही महल के बगीचे में सम्राट के साथ एक शाम का भोज आयोजित किया जाएगा, और प्रत्येक अधिकारी को अपने साथ कम से कम एक महिला परिवार सदस्य को लाना होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन बारीकियों पर ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति यह जान जाएगा कि सम्राट युवराज के लिए एक मसौदा तैयार करने की दावत का आयोजन कर रहे हैं। शुवाना युवान हुआन की केवल एक उपपत्नी थी, और अभी तक उनकी कोई मुख्य पत्नी नहीं थी। युवराज की पिछली सगाई पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें एक नई पत्नी चुननी पड़ी। तुरंत ही सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने युद्ध के लिए कमर कस ली और तैयारी शुरू कर दी। जब तक उनकी अपनी बेटी या रक्त संबंधी को युवराज की मुख्य पत्नी के रूप में चुना जाता, तब तक उनकी स्थिति निश्चित रूप से एक फीनिक्स पक्षी की तरह शाखा पर उड़कर ऊपर उठती।
शायद भविष्य में वे राष्ट्र की माता भी बन जाएं। सम्राट ने एक फरमान जारी किया, दरबार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को अपनी अविवाहित बेटियों के साथ शाम के भोज में शामिल होना होगा और बेली होंगझुन को स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल किया गया था। जब बेली होंगझुन ने ये खबर सुनी तो उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक स्वाभाविक रूप से दिखाई दी। युवराज अपनी पत्नी का चयन कर रहे थे और अगर वह यानी वह परित्यक्त और बेकार महिला उनके पास जाती है तो क्या वह सबकी नजरों का पात्र नहीं बनेगी। उसे सचमुच नहीं पता था कि यह सम्राट क्या सोच रहा है। वैसे भी अगर वो युवराज को नई पत्नी चुनते हुए देख भी लेती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी, क्या आप शाम के भोज में शामिल होंगे? लिटिल ब्लैक अपने मुंह में नाश्ता लिए उत्साह से चबा रहा था, लेकिन वह बेली होंगझुन से पूछना नहीं भूला। बेली होंगझांग ने चाय की चुस्की ली, उनके खूबसूरत और आकर्षक चेहरे पर एक हल्की मनमोहक मुस्कान झलक रही थी। चूंकि सबको जाने का आदेश दिया गया है तो स्वाभाविक रूप से मैं भी जाऊंगा। क्या लोग तुम पर हंसेंगे नहीं? लिटिल ब्लैक का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो सचमुच अपने स्वामी को अपमानित होते नहीं देखना चाहता था। युवराज की त्यागी हुई पत्नी की स्थिति उसके लिए बेहद शर्मनाक थी। ये सुनकर बेली होंगझुन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था लेकिन साथ ही चंचल भी। अगर मुझ पर ही हंसा जाएगा तो बेली युयान की स्थिति कहीं ज्यादा दिलचस्प होगी क्या? सभी को अपने मन में पहले से ही पता था कि युवराज उसे त्याग देंगे। जिस क्षण उसे बेकार घोषित कर दिया गया उसी क्षण से ये तय हो गया था कि वो युवराज की मुख्य पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। लेकिन बेली युयान ने वास्तव में जानबूझकर उसे बहकाया था, फिर भी युवराज ने उसे ठुकरा दिया और त्याग दिया। यह उसकी अपनी स्थिति से कहीं अधिक शर्मनाक था। इसके अलावा मेरा बेली होंगझुन की पहचान के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। उसकी काली पुतलियां स्याही की तरह चमक रही थीं। अब समय आ गया है कि वो अपना असली रूप प्रकट करे। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट दोनों चौंक गए। उनकी निर्मल जल जैसी आंखें सुखद आश्चर्य से चमक उठी। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मास्टर के लिए अपना असली रंग दिखाने का समय आ ही गया। बहुत अच्छा। बेली होंगझुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा उज्जवल और सुंदर लग रहा था जब उसने अपने हाथ जोड़े। पूर्व बेली होंगझुन, आपको जो भी अपमान और पछतावे सहने पड़े हैं, मैं आपको एक एक करके उन्हें चुकाने में मदद करूंगा। मैं सबको ये सिखाऊंगा कि तुम कचरा नहीं हो। बेली होंगझुन की उदासीनता की तुलना में बेली युयान उसी क्षण मर जाना चाहती थी। इस समय तो वह किसी दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए भी बाहर नहीं जाना चाहती थी। शाम के भोज में सिर्फ युवराज को अपनी मुख्य पत्नी का चयन करते हुए देखने के लिए जाना तो दूर की बात थी। उस दिन गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में हुई घटना के बाद से वह हर किसी की चर्चा का विषय बन गई थी। यहाँ तक कि उसके पिता का रवैया भी उसके प्रति पहले जैसा अच्छा नहीं रहा था। इतना ही नहीं, जिस माँ ने उसे वहां जाने के लिए कहा था वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसका कोई सुराग नहीं बचा था। इस जीवन में उसका अंत हो चुका था। अगर युवराज उसे नहीं चाहते थे तो उसे डर है कि कोई भी उससे दोबारा शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक गौरवशाली महिला के रूप में वे शानदार दिन, लेकिन अब वह इस स्थिति में क्यों आ गई थी? वो तब तक किसी और से मिलने के लिए बाहर नहीं जाना चाहती थी जब तक कि वो सबकी यादों से पूरी तरह मिट न जाए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मसौदा तैयार करने की एक दावत उसकी सारी योजनाओं को बर्बाद कर देगी। उसे जाना तो है पर जा भी नहीं सकती। उसका दिल बस बहुत थक चुका है। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विलो के पेड़ की चोटी पर चंद्रमा की रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी हवाएं पानी की तरह लग रही थीं। अधिकारियों और मंत्रियों की बेटियां शाम के भोज में शामिल होने के लिए बड़े सज धज कर तैयार हो रही थीं। जनरल के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बेली झेंताओ का चेहरा उदास था। अगर मजबूरी न होती तो वो भर्ती समारोह में जाना ही नहीं चाहता। उनकी दोनों बेटियों का युवराज के साथ संबंध था। बेली होंगझुन की सगाई रद्द होने से पहले ही उन्होंने बेली युयान की शादी युवराज से कराने की योजना बना ली थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि युवराज महाराज वास्तव में भीड़ के सामने युयान को अपमानित करेंगे। वैसे तो यह मामला युयान की जिम्मेदारी थी, लेकिन युवराज द्वारा उसकी बेइज्जती किए जाने के बाद उन्हें डर है कि भविष्य में कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहेगा। उसके बाद युवराज के प्रति उनके मन में बिल्कुल भी सद्भावना नहीं रही। उस बदमाश का दिमाग हमेशा इतना कामुक रहता था कि वह ठीक से सोच ही नहीं पाता था और उसने अपनी पहचान को भी कोई सम्मान नहीं दिया। बेली झेंटाओ को एक मजाक के रूप में पेश किया। पिताजी, क्या मैं नहीं जा सकती? बेली युयान ने स्थिति का जायजा लेते हुए फुसफुसाकर पूछा। अगर वह आज जाती तो यह अपने ही अपमान को न्योता देने के बराबर होता। हर कोई उसका मजाक उड़ाता और उपहास करता। उसकी बातें सुनकर बेली झेंताओ का चेहरा और भी उदास हो गया। शाही फरमान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्या तुम मरना चाहती हो? बेली युयान की आंखों में उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था कि आज हंसी का पात्र बनना तय था। सु वांजन के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। उसने बचपन से ही बेली युयान की रक्षा की थी और अब युयान को इतना दुखी देखकर सु वांजन का दिल दुख से भर गया। हे प्रभु, युयान कितनी दयनीय है। आप उसके प्रति इतने निर्दयी क्यों हैं? अगर तुमने युवराज के करीब आने के लिए हर संभव तरीके का लापरवाही से इस्तेमाल न किया होता तो हम इस हालत में कैसे पहुंच जाते? बेली झेंताओ अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए। कई सालों तक वे बिना किसी डर के युद्ध के मैदान में उतरते रहे, केवल सम्मान की ही कदर करते थे और कभी किसी से मजाक नहीं करते थे। लेकिन अब अपनी 2 बेटियों की वजह से वे लगभग किसी और से मिलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। बेली झेंटो को भड़कते देख सु वांजन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पहले वह किन्यायुन की छाया में रहती थी, अब क्या उसकी बेटी बेली युयान बेली होंगझुन की छाया में आ जाएगी? लेकिन बेली झेंटाओ के गुस्से के आगे उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। पिताजी, क्रोधित न हो। जब शाही शिकार भोज शुरू होगा तो मैं आपको अवश्य गौरवान्वित करूंगा। बेली हाउक्सुआन के सुंदर चेहरे पर गंभीरता के भाव उभर आए। वो किसी को भी जनरल के परिवार को नीचा दिखाने नहीं देगा। बेली हाउक्सुआन बेली युयान का सगा भाई है। वो उससे 1 साल छोटा था और जनरल का सबसे प्रिय भी था। इससे पहले वह अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर गया था और आज तक वापस नहीं आया था। बेली हाउक्सुआन के गंभीर चेहरे को देखकर बेली झेंटाओ की आंखों में संतुष्टि का रंग लौट आया। जी हाँ, बेली युयान ने भले ही उन्हें निराश किया हो, लेकिन बेली हाउक्सुआन ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने रहस्यमय पृथ्वी क्षेत्र की मध्यवर्ती अवस्था प्राप्त कर ली थी और अंतिम अवस्था तक पहुंचने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा था। बेली युयान की तुलना में बेली हाउक्सुआन की प्रतिभा कहीं बेहतर थी। इसलिए जब तक बेली हाउक्सुआन शाही शिकार भोज में अच्छा प्रदर्शन करती है, तब तक उन्हें अब जो अपमान सहना पड़ा है वो कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार शिंगक्सु महाद्वीप के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शक्ति ही थी। सबसे बुद्धिमान तो अब भी तुम ही हो। बेली झेंटाओ के उदास चेहरे पर थोड़ी नरमी आई और उसने हल्की मुस्कान के साथ बेली हाउक्सुआन के कंधे पर थपथपाया। बेली हाउक्सुआन की आंखों में अचानक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा, पिताजी, बेली होंगझुन का क्या होगा? क्या हम उसके साथ महल जाएंगे? बेली होंगझुन का नाम सुनते ही बेली झेंटाओ की आंखों में घृणा उभर आई। जब भी कोई उस लड़की का नाम लेता, उसका मिजाज हमेशा खराब हो जाता था। कोई जरूरत नहीं। बेली झेंटाओ की आवाज थोड़ी ठंडी थी। हम थोड़ी देर में अकेले महल में प्रवेश करेंगे, फिर हम उनके लिए पालकी तैयार करेंगे ताकि वे खुद जा सकें। ठीक है, मैं इंतजाम कर देता हूँ। बेली होंगझुन को ये सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि बेली झेंटाओ और अन्य लोग महल के लिए निकल चुके थे। बेली झेंटाओ हमेशा से उससे घृणा करता था और यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था।
इसके अलावा वो वैसे भी उस परिवार के साथ भोज में शामिल नहीं होना चाहती थी। उनकी नजरों में वे लोग बेली होंगझुंग के परिवार नहीं हैं। अच्छे से सजे धजे बेली होंगझुंग ने एलिगेंटली लिली पवेलियन को छोड़कर जनरल के घर के द्वार की ओर प्रस्थान किया। जब लोगों ने बेली होंगझुंग को देखा तो उनकी आंखें एक के बाद एक सदमे से चौड़ी हो गईं और संदेह से चमक उठीं। ये लड़की कौन है? यह अचानक जनरल के घर में कैसे आ गई? मैंने अभी अभी उसे एलिगेंटली लिली पवेलियन से बाहर निकलते देखा। क्या ये दूसरी बार हो सकता है? मजाक कर रहे हो? दूसरी लड़की अंधी है। मुझे लगता है ये लड़की बिल्कुल भगवान डॉक्टर स्क्वायर की पत्नी होंगझांग जैसी दिखती है। बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने भी बेली होंगझुंग को रोकने की कोशिश नहीं की। एक नजर में ही वे समझ गए कि इस लड़की का रुतबा नीचा नहीं था। अगर वे यानी नौकर किसी कुलीन महिला को रोकते तो क्या यह मौत को दावत देने के बराबर नहीं होता? लेकिन जब बेली होंगझांग ने प्रवेश द्वार पर अपने लिए तैयार की गई पालकी देखी तो उसके मनमोहक चेहरे पर थोड़ी सी उपहास की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसके आगे वाली पालकी में तो पालकी उठाने वाला भी नहीं था। उन्होंने शुरू से ही उसे शाम के भोज में जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। बहुत घृणित। लिटिल ब्लैक का छोटा सा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मालिक, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ पालकी उठाने वाले मिल सकते हैं? अचानक दूर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी और एक बेहद सजी धजी अलंकृत पालकी धीरे धीरे पास आती हुई दिखाई दी। बेली होंगझुंग को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वह जानती थी कि यह मसौदा तैयार करने के समारोह के लिए शाही महल की ओर जा रहा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंदर कौन है। पत्नी, लगता है इस तरह महल तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। शायद बेहतर होगा कि हम दोनों साथ चलें। उस मधुर और मधुर आवाज में एक जानी पहचानी और शरारती मुस्कान झलक रही थी। एक ऐसी आवाज जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानती थी। बेली होंगझुंग ये देखकर चौंक गई कि दिबेई चेन ने पर्दा उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। जरूर, बेली होंगझुंग मुस्कुराई। दिबेई चेन को उसकी पहचान पहले से ही पता होगी, वरना उसे यहाँ देखकर वो इतना शांत नहीं होता। पहले तो वह दिबेई चेन से मिलना चाहती थी, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे पता चला कि वो साधारण आदमी नहीं है और वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन उससे बचने के बावजूद वे बार बार मिलते रहे। हालांकि यह व्यक्ति हमेशा बेतुकी बातें करता रहता था, लेकिन वो समझ सकती थी कि दिबेई चेन के मन में उसके प्रति कोई बुरी मंशा नहीं थी। जहां तक दिबेई चेन के रहस्य की बात है, उसे इसके बारे में और गहराई से जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। बेली होंगझुंग को इतनी आसानी से सहमत होते देख दिबेई चेन की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। तो उनकी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान है। जब तक बेली होंगझुंग पालकी में नहीं बैठी, ही मुंह संशय में अपना सिर खुजाते रहे। जब भी बेली अपने स्वामी को देखती तो क्रोध और झुंझलाहट में पैर पटकती थी। आखिर कब से उनका रिश्ता इतना सौहार्दपूर्ण हो गया? कहा जाता है कि जनरल के घर में आपके दिन बहुत सुखद नहीं होते। दिबेई चेन ने धीरे से कहा। बेली होंगझुंग ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, दुनिया कहती है कि अपन राजकुमार सारा दिन अपने कमरे में उदास बैठा रहता है, जबकि वास्तव में वह स्वतंत्र और बेरोक उड़ान भरता है। उसकी बातें सुनकर दिबेई चेन के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। इस आदमी का अनोखा सुंदर चेहरा और मनमोहक मुस्कान बेजोड़ थी, जो पूरे राज्यों को भी बर्बाद करने के लिए काफी थी। इस तरह मैं और मेरी पत्नी एक आत्मीय स्वभाव के हैं। शायद अगर तुम इतने बेशर्म न होते। बेली होंगझुंग के चेहरे पर मुस्कान थी। अब जब उसे यकीन हो गया था कि दिबेई चेन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो उनके बीच बातचीत स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक सौम्य हो गई। आज तुम इस रूप रंग में महल में प्रवेश कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हारे प्रति उनका द्वेष कम नहीं है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। सम्राट को उकसाना मत। दिबेई चेन की आवाज अचानक गंभीर हो गई, जिससे बेली होंगझांग थोड़ी हैरान हो गई। क्या वह उसके लिए चिंतित है? वो महल में प्रवेश करके आज जो जोखिम उठा रही है, उसे अच्छी तरह समझती थी। आखिरकार दूसरों की नजर में तो वह होंगझुंग की पहचान का इस्तेमाल करके जुर्म का सामना कर सकती है, लेकिन अगर वह सम्राट का सामना करती है तो वह सम्राट को धोखा देने का अपराध कर बैठी होगी। स्याही जैसी काली पुतलियां दिबेई चेन की आंखों में टकटकी लगाए देख रही थीं। सागर जितनी गहरी उन आंखों में झांकते हुए बेली होंगझुंग उसे भेद नहीं पा रही थी। पालकी में अचानक ही शांति और सुकून का माहौल छा गया। दोनों पक्ष आमने सामने थे, मानो एक दूसरे के इरादों को आंखों के जरिए परखना चाहते हों। अचानक दिबेई चेन का शरीर उसके ऊपर आ गिरा और पलक झपकते ही उनके बीच की दूरी कम हो गई। बेली होंगझुंग झट से पीछे हट गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। कुछ ही पल पहले उसके होंठ स्पष्ट रूप से दिबेई चेन के चेहरे को छू गए थे। पत्नी, अगर तुम मुझे इतनी प्यार भरी निगाहों से देखती हो तो मैं क्या करूं? उनके शब्दों से माहौल अस्पष्ट सा हो गया। हालांकि अब उसकी आंखों में मुस्कान की चमक थी, लेकिन बेली होंगझुंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। बेशर्म। बेली होंगझुंग ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी की बेशर्मी का सामना करते हुए उसे अपनी हीनता पर शर्म आनी ही थी। जब हेमू ने अचानक पालकी से बेशर्म की आवाज सुनी तो उसका मन भटकने लगा। क्या उसका छोटा स्वामी लेडी बेली के साथ कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में एक विचार आया। हेमू ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इंपीरियल गार्डन, रंग बिरंगे फूल मनमोहक ढंग से खिल उठे, मानो झिलमिलाती सजावट हो और हवा में एक समृद्ध फूलों की सुगंध फैल गई। सम्राट के बगीचे के अंदर एक सुरुचिपूर्ण और आलीशान वातावरण में महंगी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन पहले से ही परोसे जा चुके थे। लेकिन सबसे आकर्षक बात न तो फूल थे और न ही महंगी शराब, बल्कि बगीचे में टहलती हुई सुंदर युवतियां थीं। सभी युवतियों ने बड़े सज धज कर तैयारियां की थीं। आज वे युवराज के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत कर रही थीं। विभिन्न मंत्री और अधिकारी दो तीन के समूहों में एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। महिलाएं आपस में विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा रही थीं और चुपचाप देख रही थीं कि किसके बाल ज्यादा सुंदर हैं। महामहिम सम्राट, साम्राज्य और युवराज आ चुके हैं। एक तीखी आवाज सुनाई दी और सब लोग तुरंत बोलना बंद कर दिए और चुपचाप सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। सुनहरे वस्त्रों से सजे एक चकाचौंध भरे व्यक्ति ने भीड़ भरे बगीचे में धीरे धीरे कदम रखा। युवराज और महारानी उनके पीछे दोनों ओर चल रहे थे। शुवाना युवान युवतियान ने ड्रैगन का चोला पहना हुआ था। उनकी उम्र कुछ ढल चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे की बनावट से ही उनकी जवानी की खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता था। शाही दबाव हवा में व्याप्त था, जिससे शाही उद्यान में गंभीरता छाई हुई थी। पेयोनी के फूलों की कड़ाई वाली लंबी लाल पोशाक पहने महारानी गरिमा और शालीनता से चल रही थी। उनका चेहरा स्पष्ट और बुद्धिमान था। जुवाना युवान हुआन ने पीले रंग का चोला पहना हुआ था और उनके सिर पर 3000 स्याही के पत्थरों जितना मोटा मुकुट था। उनका आकर्षक व्यक्तित्व कई महिलाओं को आकर्षित कर रहा था। महामहिम सम्राट, साम्राज्य और युवराज की जय हो। सभी ने घुटने टेक दिए। महामहिम सम्राट जुवाना युवान युतियान मुस्कुराए और अपना हाथ उठाते हुए बोले, आप उठ सकते हैं। आज तो दावत है, सब लोग जी भर कर पियो, औपचारिकता मत करो। सम्राट का धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आज के भोज के पीछे का उद्देश्य सभी को पता है। महारानी जियांग जिनेंग के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। उनका खूबसूरत चेहरा सम्माननीय लग रहा था जब उन्होंने कहा, राजकुमार की उम्र विवाह के लिए उपयुक्त है और अब उनके लिए अपनी पत्नी, युवराज की पत्नी को चुनने का समय आ गया है।
जब सबने ये सुना तो सबकी आंखें चमक उठी। वे सब इसी का तो इंतजार कर रहे थे। सभी युवतियां शर्माते हुए शुभानयुवान हुआन को देख रही थी। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे और उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। युवराज जी, कितनी लड़कियां इसका सपना देखती हैं। अन्य मंत्रियों की खुशी के विपरीत बेली झेंटाओ का चेहरा बेहद उदास लग रहा था। युवराज की इस पदवी का उनसे कोई लेना देना नहीं था। शाम का भोज शुरू हो चुका है। बेली होंगझुंग अभी तक नहीं आई है। बेली झेंटाओ ने भौहें चढ़ाई। सम्राट और महारानी दोनों ही आ चुके थे, लेकिन बेली होंगझुंग फिर भी देर करने की हिम्मत कर रहा था। बेली हाउक्सुआन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि वह आना ही नहीं चाहती। बकवास। बेली झेंटाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सम्राट का शाही फरमान था। वह कैसे सोच सकती है कि उसे न आने का अधिकार है। जिस दिन युवराज अपनी पत्नी का चयन कर रहे थे, उस दिन बेली होंगझुंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। अगर यह मामला उनसे जुड़ा न होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वह अनुपस्थित हैं। लेकिन अब लगभग हर कोई बेली होंगझुंग को ढूंढ रहा था। अगर सम्राट ने पूछ लिया तो क्या उनका काम तमाम नहीं हो जाएगा। ठीक उसी समय जब बेली झेंटाओ चिंतित थी, प्रधानमंत्री ली चेंकियान ने पूछा, जनरल बेली होंगझांग कहाँ है? मैंने उन्हें आज नहीं देखा। ली चेंकियान और बेली झेंटाओ के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे थे। अब जब बेली झेंटाओ को शर्मिंदा करने का मौका मिला था, तो वह स्वाभाविक रूप से इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। बेली झेंटाओ का चेहरा उतर गया। ये ली चेंकियान तो बस मुसीबत मोल ले रहा था। बेली झेंटाओ के चेहरे पर बिगड़ते भावों को देखकर ली चेंकियान के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। बेली होंगझुंग आज नहीं आ रही है। बेली झेंटो और ली चेंकियान दोनों ही शक्तिशाली अधिकारी थे। कई लोगों ने उनकी बातचीत पर ध्यान दिया। बेली होंगझुंग की बात करें तो भीड़ को एहसास हुआ कि उन्होंने आज शाही उद्यान में बेली होंगझुंग को एक बार भी नहीं देखा। अचानक शोरगुल से भरा बगीचा एकदम शांत हो गया। एक एक करके सभी लोग दूर से आती हुई दो आकृतियों को देखने के लिए मुड़ गए। उनकी आंखों में विस्मय और आश्चर्य झलक रहा था। दिव्य चेन ने सुनहरा वस्त्र धारण किया हुआ था। उनके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनका व्यक्तित्व शांत और निर्मल था, मानो जंगल में बहने वाली ठंडी हवा हो, जो लोगों को सम्मोहन में डाल देती थी। व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी उनकी पीठ सीधी थी। उनके व्यक्तित्व से झलकने वाला गरिमा में भाव वहां मौजूद किसी को भी प्रभावित कर सकता था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो वह एक दीप्तिमान प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो, जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच ली। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात दिव्य चेन नहीं, बल्कि उनके बगल में सफेद कपड़ों में लिपटी हुई आकृति थी। महिला ने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जो उसके सुडौल और कोमल शरीर को उभार रही थी। उसके काले घने बाल लापरवाही से जूड़े में बंधे हुए थे और कुछ लंठें उसके चेहरे को घेरे हुए थीं। वह बेहद सहज और निश्चिंत लग रही थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था। उसकी भौहें नीलेपंख की तरह घुमावदार थी, त्वचा बर्फ जैसी कोमल थी और कमर रेशम के गट्ठों की तरह मुलायम और लचीली थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें रंगीन कांच की तरह चमक रही थी, किसी अनमोल रत्न की तरह जगमगा रही थी। यहाँ तक कि जब बेली होंगझुंग शाही शहर के सबसे सुंदर पुरुष दिव्य चेन के बगल में खड़ी थी, तब भी वह जरा भी कमतर नहीं दिखी। हर कोई शोक व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। क्या बेमिसाल खूबसूरती थी। इतने सालों से हर कोई इस बात पर आहें भरता रहा कि दिव्य चेन के बेजोड़ स्तन किसी भी महिला के स्तनों से मेल नहीं खाते थे। लेकिन आज सचमुच एक महिला सामने आ गई। होंगझांग, क्या वह दिव्य डॉक्टर होंगझांग हो सकती हैं? किसी को नहीं पता था कि पहले किसने चिल्लाया, लेकिन सबकी निगाहें बेली होंगझुंग पर टिकी हुई थीं। गौडली डॉक्टर स्क्वायर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। पूरे शाही शहर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो गौडली डॉक्टर स्क्वायर के बारे में न जानता हो, और स्वाभाविक रूप से गौडली डॉक्टर होंगझुंग के बारे में भी न जानता हो। एक नजर में ही सब लोग निश्चिंत हो गए कि ये तो ईश्वरीय डॉक्टर होंगझुंग ही हैं। लेकिन होंगझुंग और दिव्य चेन एक साथ कैसे आए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि होंगझुंग भोज में शामिल कैसे हो पाए। बेली युयान ने बेली होंगझुंग को घूर कर देखा। उसकी आंखों में घृणा की झलक दिखाई दे रही थी। अगर यह महिला ना होती तो वह आज जिस हालत में है, उस हालत में कैसे पहुंच जाती। ये सब होंगझुंग की बदौलत था, और अब इस महिला ने मसौदा तैयार करने की दावत में शामिल होने की हिम्मत कैसे की। जुआनयुआन हुआन भी बेली होंगझुंग को घूर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आज उसे यहाँ देखेगा। जिस दिन होंगझुंग ने उसे मना कर दिया था, उस दिन से लेकर आज तक भले ही उसने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका दिल कभी भी उससे दूर नहीं हुआ था। शायद इसका कारण ये था कि इससे पहले किसी ने भी उसे सीधे तौर पर मना नहीं किया था, या शायद बेली होंगझुंग इतनी खूबसूरत थी कि वो हमेशा उसके बारे में सपने देखता था। आज बेली होंगझुंग ने जो पोशाक पहनी थी, उसमें एक अलग ही आकर्षण था। मंत्रियों की युवतियों के प्रति उनकी भावनाएं पल भर में मिट गईं, और उनकी ओर देखते ही एक चमकीला प्रकाश छा गया। उनकी नजरों में केवल होंगझुंग ही था। जब जुआनयुआन हुआन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही युवतियों ने देखा कि बेली होंगझुंग ने उनकी सारी लाइमलाइट छीन ली है, तो उनके चेहरे के भाव बिगड़ गए। आज महाराज के लिए मसौदा तैयार करने का उत्सव है, तो होंगझुंग यहाँ क्या कर रहा है? भीड़ में ईर्ष्या और असंतोष की आवाजें फैल गईं। हालांकि उसने पहले युवराज को ठुकरा दिया था, लेकिन कई लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या उसका मन बदल गया होगा। बेली युयान भीड़ से बाहर निकली और बोली, होंगझांग, यह शाही परिवार द्वारा आयोजित भोज है। तुम जो न तो किसी अधिकारी की बेटी हो और न ही मंत्री की, यहाँ कैसे हो सकती हो? उसके शब्द कहे जाने के बाद सबकी निगाहें बेली होंगझुंग के शरीर पर टिक गईं। यहाँ तक कि दूर बैठे सम्राट और महारानी ने भी चुपचाप इस बात को नोट कर लिया। बेली होंगझुंग ने मनमोहक ढंग से हंसा। हालांकि ये उतना शालीन नहीं था, फिर भी इसमें एक अलग ही तरह का आकर्षण था। बहन, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? बेली युयान को घूरते हुए उसकी ठंडी आवाज में व्यंग्य था, और वह उसके चेहरे के भावों का आनंद ले रही थी। उसकी जानी पहचानी आवाज सुनकर बेली युयान का चेहरा पीला पड़ गया, और वह बेली होंगझुंग को हैरानी से देखती हुई बोली, तुम कौन हो? बेली होंगझुंग। बेली होंगझुंग धीरे धीरे बोली, उनकी आवाज दृढ़ और निर्विवाद थी। मैं बेली होंगझांग हूँ। आज उसने सबको अपनी असली पहचान बता दी थी। सभी लोग बेली होंगझांग को हैरानी से घूर रहे थे। उनमें से कोई भी इस नाम से अनजान नहीं था। परित्यक्त युवराज राजकुमारी, जनरल हाउसहोल्ड की दूसरी मिस जो खेती करने में असमर्थ थी, वह तो बिल्कुल बेकार है। ऐसी प्रतिष्ठा के साथ बेली होंगझांग सबकी नजरों में एक मजाक की तरह था, एक दयनीय प्राणी जिसके प्रति कुछ ही लोग सहानुभूति रखते थे। लेकिन अपने सामने उस तेजस्वी आकृति को घूरते हुए वे उन दोनों बातों को आपस में जोड़ने में पूरी तरह समर्थ थे। असंभव, तुम बेली होंगझुंग कैसे हो सकते हो? बेली युयान की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं, उसका दिल डर से कांप उठा। वो इतनी घबरा गई थी कि अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। बेली युयान की गलतियों की तुलना में बेली होंगझुंग उदासीन थी। उसकी हर हरकत सुरुचिपूर्ण प्रतीत होती थी। हम 10 साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे अंधा भी कर दिया होता तो भी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं भूलती। लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे ठीक सामने खड़ी हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बेली होंगझुंग मुस्कुराई और बेपरवाही से उन खूनी तथ्यों को ऐसे बताया जैसे वे उसके बारे में न हो। हर तरफ शोर मच रहा था। बेली होंगझुंग के शब्दों में मग्न भीड़ शाम के भोज के बारे में सब कुछ भूल गई।
होंगझुन, वो वास्तव में जनरल हाउसहोल्ड की कबाड़ वाली लड़की है, बेली होंगझुन। हालांकि उन्हें होंगझुन नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि दोनों नाम आपस में जुड़े होंगे। बेली होंगजुन ने कहा कि बेली युयान ने उसे अंधा कर दिया। बेली युयान ने तो अपनी छोटी बहन के मंगेतर को भी लूट लिया, तो वो बेली होंगजुन को भी अंधा क्यों नहीं कर सकती थी। बेली जेंताओ, सु वानजिंग और बेली हॉक्सुआन जमे हुए स्तब्ध थे। अपने सामने मौजूद उस खूबसूरत चेहरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना सा है। हालांकि वे इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अपने दिल में वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह महिला वास्तव में बेली होंगजुन ही थी। चाहे रूप रंग हो या आवाज, वे लगभग एक जैसी थीं। एकमात्र अंतर उनके स्वभाव में था, जिसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुका था। बेली युयान का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। वो अपने सामने मौजूद सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसकी योजनाएं हमेशा एकदम सही होती हैं। लेकिन अगर उसके सामने खड़ी यह महिला सचमुच बेली होंगजुन है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि बेली होंगजुन ने वह सब कुछ देखा जो उसने किया? इसके परिणामस्वरूप बेली होंगजुन बदला ले सकता है। उसने तो जनता को यह भी बता दिया था कि बेली युयान ने अपनी छोटी बहन से शुवाना युवान हुआन को छीन लिया था। बेली होंगजुन के अलावा और कौन इतनी स्पष्ट रूप से यह जान सकता था कि वास्तव में क्या हुआ था? जुवाना युवान हुआन भी हैरान था। इससे पहले उसने पूरी तरह से छानबीन की थी और यह सुनिश्चित किया था कि होंगजुन और बेली होंगजुन का आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दोनों वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। वो इतनी बदल कैसे गई? उसने बेली होंगझांग को कई बार देखा था और वह हमेशा से ही असहनीय रूप से बदसूरत और दब्बू स्वभाव की रही थी। वो उसकी जरा सी भी दिलचस्पी नहीं जगा सकी, लेकिन उसके शरीर को नारीत्व की चमक से खिलते हुए देखकर भला यह वही बेली होंगझांग कैसे हो सकती थी जिससे वह नफरत करता था। किसी के लिए इतने कम समय में अपने रूप रंग में इतना बदलाव करना असंभव था। क्या बेली होंगझुंग जानबूझकर अपने रूप रंग को छिपा रही थी? ये सोचकर जुवाना युवान हुआन का चेहरा इतना विकृत हो गया कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। चूंकि बेली होंगझुंग के पास अपनी खूबसूरती छिपाने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। जब उसे याद आया कि उसने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था और उसने बिना किसी झिझक के उसे ठुकरा दिया था, तो ये बदला ही रहा होगा। उसने उसे छोड़ दिया था, इसलिए अब वो उसे ठुकरा रही है। उसने उसे ठुकरा दिया, इसलिए शायद इसी वजह से उसे लगा होगा कि वह इतना असहनीय था। शुवाना युवान युतियान और जियांग जिनेंग ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में संदेह था। उनके सामने खड़ी यह खूबसूरत महिला जुवाना युवान हुआन की मंगेतर थी, जिसे कचरा कहा जाता था। जनरल बेली, ये क्या है? क्या वो अंधी नहीं हो गई थी? शुवाना युवान युतियान की आवाज भारी थी। उसने सगाई इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि उसने सुना था कि बेली होंगझुंग अंधी हो गई है, लेकिन यहाँ खड़ी यह महिला और अफवाहों में बताई गई महिला बिल्कुल अलग थी। बेली झेंचाओ के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थी और उसने जल्दबाजी में कहा, सम्राट को सूचित करते हुए, बेली होंगझुंग ने वास्तव में पहले अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन हाल ही में वह ठीक हो गई है। अचानक पूछे जाने पर बेली झेंटाओ मुश्किल से कुछ शब्द ही बोल पाया। वास्तव में उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। ठीक हो गए, जुवाना युवान युटियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह इस छोटे से अधिकारी को तो अभी अभी पता चला था। बेली झेंटाओ के पसीने की बूंदें टपक उठी। अगर उसका जवाब संतोषजनक नहीं रहा, तो सम्राट को धोखा देने का दोषी ठहराया जाएगा। जनरल गॉडली डॉक्टर स्क्वायर तो जनवरी शुरू होने से पहले ही खुल चुका था। आपको आज ही कैसे पता चला? ली चेंकियान ने पूछा। अपने मन में बेली झेंटाओ ने चुपचाप ली चेंकियान के परिवार की सभी 18 पीढ़ियों को कोसते हुए कहा, बेली होंगझांग ने इसे हमसे छिपाया, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चला। बेली झेंटो के घबराए हुए और झिझकते हुए चेहरे को देखकर, हालांकि जुवाना युवान हुआन के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे, उसने अपने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बेली झेंटाओ का सिर ऊपर नीचे हिल रहा था, उसका दिल लगातार इस बात पर विचार कर रहा था कि अगली बार सम्राट से क्या कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें खुद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। भर्ती प्रक्रिया जारी रही और महारानी ने एक एक करके कुछ लड़कियों को चुनना शुरू किया और उन्हें जाने के लिए कहा। वे सभी शर्मिंदा होकर जल्दी से चली गईं। बेली होंगझुंग आलस्य से शाही नाश्ते का स्वाद ले रही थी, जबकि महल की दासियां और हिजड़े लगातार इधर उधर आकर उन्हें नए नए व्यंजनों से बदलते रहते थे। काले और सफेद रंग के दो प्यारे जीव उस दृश्य को ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने अभी अभी 10 फुट ऊंचा केक देखा हो, मानो उनके मुंह में पानी आ रहा हो। बेली होंगझुंग स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थी और उन्होंने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजने से पहले उन्हें ज्यादा दूर न भटकने की चेतावनी दी। दिबी चेन बेली होंगझुंग के बगल में बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? फैंगबो देश में बेली झेंटाओ की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? बेली होंगझुंग ने एक अंगूर उठाया और उसे खाते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। गहराई से जड़ जमाए हुए दिबी चेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही शब्दों में वह बेली होंगझांग का मतलब समझ गया था। बेली झेंटो हमेशा युद्ध के मैदान में निडर होकर कूद पड़ते थे, इसलिए फैंगबो देश में उनकी प्रतिष्ठा गहराई से स्थापित थी। आजकल भयंकर सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त सेनापति बेली झेंटाओ थे, इसलिए जुवाना युवान युटियन को व्यापक परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसलिए वो बहुत बड़े नुकसान को रोकने के लिए केवल थोड़ी सी सजा ही देंगे। हालांकि बेली होंगझुंग बेली झेंटाओ के बहुत करीब नहीं थी, फिर भी उसे उनकी बेटी ही माना जाता था, इसलिए उससे किसी तरह का जानलेवा खतरा नहीं था। आपने बहुत अच्छा दांव खेला है, लेकिन अब बेली युयान की हालत वाकई खराब है। दिबी चेन की दृष्टि का अनुसरण करते हुए उसने देखा कि बेली युयान लड़कियों के एक समूह से घिरी हुई है। दूरी के बावजूद वो उनके व्यंग्यात्मक शब्द सुन सकती थी। क्या तुम्हें उस पर दया आती है? बेली होंगझुंग ने पूछा। उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि बेली युयान कितनी दयनीय थी। व्यंग्यपूर्ण और उपहासपूर्ण टिप्पणियां तो बस उसका पहला अनुभव थी, लेकिन बेली होंगझुंग ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही वातावरण में बिताया था। हालांकि बेली युयान की प्रतिष्ठा अब बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जनरल परिवार ने उसे कभी कष्ट नहीं दिया था। लेकिन उसके लिए कभी पेट नहीं भरता था, हमेशा भूखी रहती थी और नौकर भी आकर उसे मनचाहा परेशान कर सकते थे। इसके मुकाबले बेली युयान के साथ अभी भी उससे कहीं बेहतर व्यवहार किया जाता था। दिबी चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। बेली होंगझांग की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। उसने सोचा था कि बेली युयान के लिए सभी को बुरा लगेगा, लेकिन दिबी चेन अलग क्यों सोच रहा था? लेकिन मुझे आपके लिए दुख हो रहा है। दिबी चेन के शब्द गंभीर थे। जब उन्होंने बेली होंगझांग की पहचान की जांच की थी, तब उन्हें ये भी पता चला था कि पहले उनका जीवन कैसा था। यह विश्वास करना कठिन था कि आज यहाँ मौजूद यह अभिमानी महिला वास्तव में ऐसे वातावरण में पली बड़ी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बेली युयान के लिए जरा भी दया नहीं आई। अगर वह बेली युयान होता तो वो और भी निर्दयी होता। बेली होंगझुंग का चेहरा सख्त हो गया। दिबी चेन को उसने पहली बार इतना गंभीर देखा था। कुछ और न सोचने पर बेली होंगझुंग ने शांत रहने का नाटक किया, मानो कुछ हुआ ही ना हो और अंगूर खाती रही।
पत्नी, क्या अंगूर वाकई इतने स्वादिष्ट होते हैं? दिव्य चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेली होंगझुंग ने थाली पर एक नजर डाली। वो पहले ही सारे अंगूर खा चुकी थी और उसका हाथ बस हवा में ही पहुंच रहा था। काफी स्वादिष्ट। बेली होंगझुंग ने शांत रहने का दिखावा जारी रखा। दिव्य चेन मुस्कुराया और अंगूरों से भरी अपनी थाली बेली होंगझुंग की ओर बढ़ाते हुए बोला, चूंकि आपको पसंद है तो थोड़ा और खा लीजिए। बेली होंगझुंग ने अंगूर खाने से पहले दिव्य चेन को घूर कर देखा। असल में ये अंगूर तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट थे। बेली होंगझुंग, तुम ये कैसी चालें चल रहे हो? बेली हाउक्सुआन तेजी से बेली होंगझुंग की ओर बढ़ा। उसका युवा चेहरा घृणा से भरा हुआ था। पहले तो बेली होंगझांग को देखकर बेली हाउक्सुआन भी अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बड़ी बहन की मौजूदा दुर्दशा बेली होंगझांग की वजह से ही थी। इस महिला ने सचमुच उसे दिल से घृणा से भर दिया। मेरी चालों से तुम्हारा क्या लेना देना है? बेली होंगझुंग ने उस पर ताना मारा। बचपन से ही बेली हाउक्सुआन और उसके बीच कभी बनती नहीं थी। हालांकि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, बेली हाउक्सुआन हमेशा मौका मिलते ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। अगर आप बेली युआन को बिगड़ी हुई कह सकते हैं, तो बेली हाउक्सुआन को निर्दयी माना जाएगा। बेली हाउक्सुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत भींचते हुए कहा, आज तुमने मेरी बहन के साथ जो किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बेली हाउक्सुआन ने अपना गिलास उठाया और उसे बेली होंगझुंग के चेहरे की ओर उछाल दिया। बेली होंगझुंग का मनमोहक चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। जैसे ही वो हिलने वाली थी, दिव्य चेन ने हरकत की। वो आगे बढ़ा और अपना पंखा घुमाकर सारा पानी रोक दिया। दिव्य चेन को देखते ही बेली हाउक्सुआन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या दिव्य चेन और बेली होंगझुंग के बीच कोई रिश्ता हो सकता है? वरना वो उसकी मदद क्यों करता? वूश! जब बेली हाउक्सुआन असमंजस में था, तब तक बेली होंगझांग ने शराब का एक बर्तन उठाकर उसके सिर पर फेंक दिया था। टपक टपक, बेली हाउक्सुआन के चेहरे से शराब बहकर फर्श पर टपक रही थी, जिससे एक तीखी आवाज आ रही थी। कभी बेहद खूबसूरत दिखने वाला बेली हाउक्सुआन अब एक भीगे हुए मुर्गे जैसा लग रहा था। उसने स्तब्ध होकर बेली होंगझुंग की ओर देखा। अब तक बेली होंगझुंग ने कभी भी उसके द्वारा धमकाए जाने पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की थी। बेली होंगझांग के साथ हाल ही में क्या हो रहा है? सब कुछ पहले से अलग है। उसके होंठों के कोने एक विचारशील मुस्कान में फैल गए। बेली होंगझांग ने झुककर बेली हाउक्सुआन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब ये तुम नहीं हो जो मुझे नहीं छोड़ोगी, बल्कि मैं हूं जो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में उलझन और धमकी दोनों थी। बेली हाउक्सुआन को अब भी ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांस उसके कान के पास हो, उसके शब्द हवा में ठंडक भर रहे हों और उसे एक अशुभपूर्व सूचना दे रहे हों। बेली होंगझुंग, तुम अंधे हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो अब भी वही निकम्मे हो, एक भी वार सहने में असमर्थ। बेली हाउक्सुआन ने खुद को इसे नजरअंदाज करने के लिए मजबूर किया। उसके शब्द मजबूत और दबंग थे। बेली होंगझुंग मुस्कुराते हुए वापस लौटी और एक एक करके शब्द बोलती हुई बोली, मुझसे भिड़ो। हम्फ! बेली हाउक्सुआन ने ठंडी सी आवाज निकाली और गुस्से में वहां से चला गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि वो बेकार चीज कुछ कर पाएगी। शाम का भोज समाप्त होने के बाद बदकिस्मती उसी की होगी। बेली होंगझुंग का प्रदर्शन देखकर दिव्य चेन मुस्कुराया। तुमने जनरल के पूरे परिवार को फिर से नाराज कर दिया है। अब तुम्हारे लिए उस जगह पर लौटना काफी खतरनाक है। जब से मैंने अपनी समलैंगिकता स्वीकार की है, तब से मेरा जनरल के घर लौटने का कोई इरादा नहीं था। बेली होंगझुंग की आंखें ठंडी थीं। अगर वो बेली झेंताओ से ये भी कह देती कि वो कचरा नहीं है, तो भी शायद ही कुछ बदलता। बेली झेंताओ ने जन्म से ही उससे घृणा की थी। दिव्य चेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर मेरी पत्नी के पास कहीं जाने की जगह नहीं है, तो मेरा चेन शाही महल हमेशा आपका स्वागत करेगा। बेली होंगझुंग के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। आखिर जब भी यह आदमी अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो उसे अपना असली रंग क्यों दिखाना पड़ता है? उनकी बातचीत के बीच मसौदा तैयार करने का कार्यक्रम समाप्त होने लगा। महारानी जियांग जिनेंग ने मुस्कुराते हुए शुवाना युवान हुआन से उनकी राय पूछी। हुआन, आपको कौन पसंद है? आज की चयन प्रक्रिया न केवल युवराज की नियुक्ति के लिए है, बल्कि शुवाना युवान हुआन के लिए कुछ रखेलें और नौकरानियां चुनने के लिए भी है। ये सब शुवाना युवान हुआन स्वयं चुन सकते हैं। जुवाना युवान युटियन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई महिला आपको पसंद है, तो बस उसका नाम बता दीजिए। सभी लोग शुवाना युवान हुआन को घूरने लगे। युवतियां उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी, उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी और आशा कर रही थी कि वे उसका ध्यान आकर्षित करने में सफल हो जाएंगी। बेली युयान भी उत्सुकता से देख रही थी। उसे अभी भी उनके बीच कही गई प्रेम भरी बातें याद थी और उसे उम्मीद थी कि उसे भी याद होंगी। मैं उसे चाहता हूँ। जुवाना युवान ने अपनी उंगली बढ़ाकर एक महिला की ओर इशारा किया। बेली होंगझांग दिव्य चेन से यूं ही बातें करते करते उब गई थी। भोज के दौरान तो वो उससे काफी परिचित हो चुकी थी। सौभाग्य से इस व्यक्ति को भी भोज में कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए दोनों ने कोने में बैठकर खुशी खुशी भोजन करना पसंद किया। लेकिन अचानक सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। बेली होंगझुंग ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और चारों ओर देखा। जिस व्यक्ति का जिक्र शुवाना युवान हुआन कर रहा था, वो वास्तव में वही थी। बेली होंगजुंग, जुवाना युवान हुआन ने धीरे से कहा। बेली होंगझुंग के प्रकट होते ही उसकी निगाहें कहीं और नहीं हटी। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि बेली होंगझुंग में इतना बदलाव कैसे आ गया, फिर भी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। बेली होंगझुंग और दिव्य चेन को इतनी खुशी से बातें करते देख ही उसका दिल बेचैन हो गया। किसी भी हालत में उसे बेली होंगझुंग को अपनी पत्नी के रूप में पाना ही था। जब सभी ने देखा कि जुवाना युवान हुआन ने बेली होंगझांग को चुना है, तो उनके चेहरे के भाव अजीब हो गए। महज 1 महीने पहले ही बेली होंगझुंग को उसने छोड़ दिया था और इतना ही नहीं, खुद शुवाना युवान हुआन ने भी कई बार सगाई रद्द करने की गुहार लगाई थी। लेकिन अब वो उसे वापस पाना चाहता है। क्या ये सब एक मजाक जैसा नहीं है? बेली युयान ने जुवाना युवान हुआन को सदमे में देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने वास्तव में बेली होंगजुंग को चुना था। जब जुवाना युवान युतियान और जियांग जिनेंग ने उसका जवाब सुना तो उनके चेहरे के भाव क्षण भर के लिए बिगड़ गए। शुवाना युवान हुआन भोज में मौजूद किसी भी महिला को चुन सकता था, बेली होंगझुंग को छोड़कर कोई भी महिला नहीं सकता। शुवाना युवान युतियान की आवाज प्रभावशाली थी, जिसमें एक शासक का आभास था। सम्राट के शब्द कोई मजाक नहीं थे। उन्होंने खुद पहले सगाई रद्द कर दी थी, तो वे वापस जाकर बेली होंगझुंग को दोबारा युवराजन कैसे बना सकते थे? बेली होंगझुंग अब कितनी भी अद्भुत क्यों ना हो, वो और जुवाना युवान हुआन फिर कभी एक साथ नहीं हो सकते। शुवाना युवान युतियान के कठोर चेहरे को देखकर शुवाना युवान हुआन का भाव बदल गया। वो पलटवार करने ही वाला था कि जियांग जिनेंग ने अचानक उसे रोक दिया। हुआन, हंगामा मत करो। जियांग जिनेंग ने अपनी आवाज धीमी कर ली। महमहिम, आपके बेटे को केवल बेली होंगझुंग ही पसंद है। जुवाना युवान हुआन ने इस तथ्य पर जोर दिया। जियांग जिनेंग के खूबसूरत चेहरे पर शिकन आ गई। यहाँ इतने सारे लोग हैं, फिर भी तुम अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम अब युवराज नहीं बनना चाहते? जब शुवाना युवान हुआन ने सगाई तोड़ने पर जोर दिया, तो शुवाना युवान युतियान पहले से ही नाखुश था। ऐसी स्थिति में दोबारा सगाई करना तो नामुमकिन ही था। जियांग जिनेंग की बातें सुनकर शुवाना युवान हुआन चौंक उठा। अपने पिता की तीखी निगाहों को देखकर वह निसंकोच चुप हो गया और कुछ बोल नहीं पाया।
बेली होंगझुंग को राहत मिली। शुक्र है, समस्या के समाधान के लिए उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। जुआना युवान हुआन की मूर्खता ने तो उसे अपना सिर फोड़ लेने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद शुआना युवान हुआन भावहीन होकर बैठा रहा और अपनी माँ जियांग जिनेंग को अपने लिए कुछ रखेले चुनने को कहा। अगर उसे बेली होंगझुंग नहीं मिली तो उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कौन मिलती है। शुआना युवान हुआन को आज्ञाकारी व्यवहार करते देख जियांग जिनेंग को भी राहत मिली। वो तो बस एक स्त्री थी और सम्राट के हुआन के प्रति भावों को बदलने नहीं दे सकती थी। अंत में जुआना युवान यूटियन ने फैंगबो के देश के प्रधानमंत्री ली चेंगकियांग की बेटी ली युयुए को क्राउन प्रिंस की पत्नी घोषित किया। चाहे वह दिखावट हो, पृष्ठभूमि हो या जुआना युवान हुआन के साथ अनुकूलता हो, ली युयुए हर मामले में बहुत उपयुक्त थी। ली चेंगकियांग ली युयुए को आदेश ग्रहण कराने के लिए ले गए। उनका और बेली झेंताओ का दर्जा बराबर था, लेकिन अब जब उनकी बेटी युवराज राजकुमारी बन चुकी थी तो भविष्य में बेली झेंताओ की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। सम्राट का धन्यवाद। ली चेंगकियांग की मुस्कुराहट चमक रही थी। वह सहजता से बेली झेंताओ की ओर देख रही थी। बेली झेंताओ का चेहरा पीला पड़ गया। ये ली चेंगकियांग तो हद से ज्यादा घृणित था। एक नजर डालते ही उसने देखा कि बेली होंगझुंग दिबे चेन के बगल में बैठी है। अचानक उसके मन में एक विचार आया। महामहिम, आज युवराज के लिए पत्नी चुनने का दिन है। राजकुमार चेन भी युवा नहीं है और अभी अविवाहित हैं, तो आज इस अवसर का लाभ उठाकर विवाह क्यों न कर लें। महाराज, युवराज ने यहाँ मौजूद सभी लड़कियों में से बेली होंगझुंग को चुना। ये युयुए के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये सुनकर जुआना युवान यूटियन ने पूछा, क्या आप किसी की सिफारिश करना चाहेंगे? राजकुमार के घराने की दूसरी पत्नी बेली होंगझुंग। सम्राट इस बारे में क्या सोचते हैं? ली चेंगकियांग ने सुझाव दिया। शुआना युवान यूटियान सोचने लगी। दिबे चेन की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसकी हालत देखकर तो लगता ही नहीं कि वह फैंगबो देश छोड़कर जा सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि उसे खुश रहने दिया जाए और सगाई कर ली जाए। जियांग जिनेंग की आंखें चमक उठी। ली चेंगकियांग द्वारा अनुशंसित महिला बहुत अच्छी हैं। सम्राट जी, मुझे लगता है कि बेली होंगझुंग और राजकुमार चेन एक दूसरे के लिए काफी उपयुक्त हैं। आपका क्या विचार है? वो जुआना युवान हुआन की प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं पड़ने दे सकती। जब तक बेली होंगझुंग की सगाई और शादी नहीं हो जाती, उसके दिल में जल रही आग अपने आप बुझ जाएगी। शुआना युवान हुआन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या उसकी मां ने सचमुच बेली होंगझुंग की शादी दिबे चेन से करवाने का प्रस्ताव रखा था? बहुत बढ़िया, मुझे ये पसंद आया। शुआना युवान युतियान दिल खोलकर हंसा। उसने हाथ के इशारे से सगाई को मंजूरी दे दी। बेली होंगझुंग और दिबे चेन एक दूसरे को हैरानी से देखते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सगाई यूं ही हो गई। बेली झेंचाओ का चेहरा उतर आया। सम्राट ने सगाई तय करने से पहले उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। इससे बेली समझ गया कि सम्राट आज के मामले को लेकर बहुत नाराज थे। उनके लिए बेली होंगझुंग का कोई महत्व नहीं था। सम्राट ने विवाह करने को कहा है तो विवाह कर लो। किसी भी सूरत में उस तरह की बेकार और जगह घेरने वाली लड़की को घर में रखने के बजाय उससे शादी करवा देना ही बेहतर है। जब बेली लुयान ने ये सुना तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। बेली होंगझुंग को लाइमलाइट चुराने और दिखावा करने के बदले क्या मिला? अब उसे एक अपंग राजकुमार से शादी करनी होगी। सभी को पता था कि सम्राट ने भले ही उसे राजकुमार बना दिया हो, लेकिन वास्तव में वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उससे शादी करना मानो किसी बंदगली से शादी करने जैसा होगा। एक अंधा और एक विकलांग निकम्मा, क्या गजब का मेल है। बेली हाउक्सवान ने व्यंग्य किया। लगता है उसे बेली होंगझुंग से खुद निपटने की जरूरत नहीं थी। दिबे चेन से शादी करके ही उसे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। ये होंगझोंग महिला सचमुच दयनीय है। युवराज ने उसे त्याग दिया, उसकी अपनी बहन ने उसे अंधा कर दिया और अब तो उसकी सगाई राजकुमार चेन से कर दी गई है। भले ही राजकुमार चेन दिखने में बेजोड़ हैं, फिर भी वे आखिरकार अपाहिज हैं। लगता है बेली होंगझांग का इस जीवन में बुरा हाल होने वाला है। टिल्डा टिल्डा टिल्डा, पत्नी, लगता है मैं तुम्हारा ही आदमी बनने वाला हूँ। दिबे चेन ने भौहें चढ़ाते हुए बेली होंगझांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो मुझे ली चेंगकियान पसंद नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। ही मुंह ने दिबे चेन को हैरानी से देखा। जब सम्राट ने दिबे चेन की सगाई की घोषणा की थी तब वह चिंतित था, लेकिन उसके छोटे स्वामी को तो बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे मत बताओ, क्या उसने इसे स्वीकार कर लिया? ये वही छोटा स्वामी था जिसकी उसने कई वर्षों तक सेवा की थी। क्या छोटे स्वामी को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी? ही मुंह के दिमाग में जैसे कुछ फूट पड़ा हो। वह अभी अभी हुए नए बदलावों को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। जब वे पहली बार फैंगबो देश आए थे तब सम्राट ने वास्तव में उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय उनके छोटे स्वामी ने बिना किसी झिझक के इसे अस्वीकार कर दिया था। बेली होंगझुंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज सिर्फ एक डिनर पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस समस्या से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। बेली होंगझुंग ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या आप इस आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं? दिबे चेन ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और बेली होंगझुंग को घूरते हुए उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। नहीं, बेली होंगझुंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जिसकी शादी नहीं हुई होती उसकी शादी हो जाती है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो कम से कम तुम्हारा चेहरा देखने में तो अच्छा है। हालांकि तुम गरीब हो। उसका चेहरा जैद की तरह निर्मल और चमकीला था, मुस्कान बहते पानी की तरह शांत थी। वो भली भांति जानती थी कि चाहे वह कुछ भी कर ले, सम्राट और महारानी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर वह दिबे चेन से शादी नहीं भी करती है तो भी वे उससे छुटकारा पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। संयोगवश उसके पास भी रहने की कोई जगह नहीं थी। चेन शाही महल काफी अच्छा है। बेली होंगझुंग आदेश स्वीकार करता है। सहानुभूति और उपहास भरी निगाहों के बीच बेली होंगझुंग ने उदासीन चेहरे के साथ फरमान स्वीकार कर लिया। शरीर घुमाते हुए उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान तैर रही थी। बेली होंगझुंग का शांत स्वभाव उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। युवराज की पत्नी से विकलांग राजकुमार की पत्नी बनने का ये बदलाव मामूली नहीं था। सभी को लगा था कि बेली होंगझुंग निराशा में डूबी होगी, लेकिन शुरू से अंत तक किसी ने भी उसके चेहरे पर उदासी का कोई निशान नहीं देखा। आदेश को एक तरफ रखकर वह सीधी पीठ करके शांति से अपनी सीट पर वापस चली गई। बैठते ही वह पहले की तरह ही हंसमुख होकर बातें करने और मुस्कुराने लगी, जिससे सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो तो बस जिद्दीपन का नाटक कर रही है, कौन जाने कब वो खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। बेली युयान ने उपहास किया। बेली होंगझुंग के शाही अंदाज को देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। वह गर्व से ऐसे चल रही थी मानो उसकी नजरों में कोई हो ही ना। बड़ी बहन, दावत खत्म होते ही हम उसे सबक सिखाएंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वह सिर्फ एक कचरा है। बेली हाउक्सुआन की काली पुतलियां निर्दयता से चमक रही थी। उसने बेली युयान को सांत्वना दी। जो भी उसकी बहन को परेशान करेगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बेली युयान के चेहरे पर फिर से मुस्कुराता हुआ भाव आ गया। उसकी आंखें और भी अधिक क्रूर होती जा रही थीं। हाउक्सुआन, इस बार हम बेली होंगझुंग को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। भोली भाली और नासमझ बेली होंगझुंग के साथ उसे केवल उसे बेवकूफों जैसी हरकतें करते देखना अच्छा लगता था। असल में बेली हाउक्सुआन ही सब कुछ नियंत्रित करती थी। अब जब दोनों पक्षों ने उसके चेहरे पर जमकर भौचक्का दाग दिया है तो वह विनम्र नहीं रहेगी।
युवराज का दिल चुराने की हिम्मत करने वाली वह लड़की उस नीच इंसान को मौत से भी बदतर जिंदगी का स्वाद जरूर चखाएगी। मेरी पत्नी, हमारी शादी जल्द ही होने वाली है। सगाई के उपहार आपको कब चाहिए? दिव्य चेन के सुंदर चेहरे पर विचारशील मुस्कान आ गई और उन्होंने एक भौं उठाकर बैली हुंगझुंग से पूछा। जुबाना युवान युतियान लंबे समय से उसके लिए शादी का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन उसे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन चूंकि वो महिला बैली हुंगझुंग थी, इसलिए वह वास्तव में मना नहीं करना चाहता था। बैली हुंगझुंग हंस पड़ी, उसकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। तुम जो 100 सोने के सिक्के भी नहीं दे सकते, मुझे क्या उपहार दे सकते हो? पत्नी, तुम्हारी बातें गलत हैं। सागर के समान गहरी उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। दिव्य चेन की पत्नी होने के नाते तुम्हें एक अद्भुत दृश्य अवश्य देखने को मिलेगा। बैली हुंगझुंग चौंक गई। उसके गंभीर शब्दों ने लगभग उसे भ्रम में डाल दिया था, लेकिन फिर वह बस हंस पड़ी। क्या दिव्य चेन चुटकुले सुनाने में माहिर नहीं था? जब बेली हुंगझुंग और दिव्य चेन बात कर रहे थे, बेली युयान धीरे-धीरे बेली हुंगझुंग के पास चला गया। उसके विकृत चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। प्यारी बहन, मैं तुम्हें बधाई देना चाहूंगी। युवराज को बहकाने से काम नहीं चलेगा, अब तो तुम्हें देश के अपंग राजकुमार से शादी करनी होगी। हाँ हाँ। बैली युयान ने अपना सिर उठाया और बैली हुंगझांग को घूरते हुए हंस पड़ी। लेकिन तुम कभी युवराज के योग्य नहीं थे, अब तुम और यह अपाहिज बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हो। बैली हुंगझुंग ने भौहें चढ़ाई। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बैली युयान उसका मजाक उड़ाती है या नहीं, लेकिन जानबूझकर दिव्य चेन के जख्मों पर नमक छिड़कना हद से ज्यादा था। दिव्य चेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर पर कोई अभिशाप है और उसे सिर्फ इस बात का डर था कि उसके पैरों की हालत और खराब हो जाएगी। किसी भी किशोर के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना स्वाभाविक रूप से चिंता का कारण बनेगा। ये दिल का घाव था। बैली युयान, मेरी शादी से तुम्हारा क्या लेना देना? बैली हुंगझुंग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। मेरे बारे में सोचने के बजाय तुम अपने विकृत चेहरे को ठीक करने के बारे में सोचो। बदसूरत शब्द ने मानो बैली युयान की दुखती नस पर चोट पहुंचा दी और वह घबराकर उछल पड़ी। तुम्हें मेरे चेहरे की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरी जिंदगी एक अपाहिज के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बैली युयान की आवाज गुस्से से भड़क उठी। हाँ, ये सच है, मेरे अपंग पैर वास्तव में बैली हुंगझुंग के साथ रहने के योग्य नहीं है। दिव्य चेन अचानक बोल पड़ा। उसके सुंदर चेहरे पर एक मनमोहक और आकर्षक मुस्कान थी। बैली युयान चौंक गई। वो उसके अद्वितीय रूप से सुंदर चेहरे को देखती रही जो आकाश को भी हिला सकता था। अगर दिव्य चेन विकलांग न होते तो वे निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी के अद्वितीय प्रतिभावान खिलाड़ी होते। हालांकि उसका दिल शुवानायुवान हुआन के लिए समर्पित था, बैली युयान को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने कभी किसी का इतना सुंदर चेहरा नहीं देखा था। जब उसने दिव्य चेन को ये कहते सुना कि वो बैली हुंगझुंग के योग्य नहीं है, तो उसके दिल में थोड़ी अजीब सी अनुभूति हुई। दिव्य चेन को वास्तव में बैली हुंगझुंग पसंद नहीं था, वो ये सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन दिव्य चेन के अगले शब्दों ने बैली युयान के चेहरे के भावों को असहनीय रूप से विकृत कर दिया। हुंगझुंग की बेनवांग से सगाई भले ही एक शिकायत हो, लेकिन लेडी बैली, आपके चेहरे को देखकर मुझे डर है कि लोग आपसे सिर्फ सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए ही शादी करना चाहेंगे। दिव्य चेन अचानक बोल पड़ा। बैली हुंगझुंग थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। पफ, उनका बेजोड़ निर्मल सुंदर चेहरा शाही उद्यान के सबसे खूबसूरत फूल की तरह एक दीप्तिमान मुस्कान से जगमगा उठा, एक ऐसी मुस्कान जिससे कोई भी अपनी निगाहें नहीं हटा सकता था। बैली हुंगझुंग ने अपना अंगूठा उठाया। इस आदमी की जुबान की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। बैली युयान स्तब्ध खड़ी रही। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। आमतौर पर दिव्य चेन हमेशा उसके प्रति विनम्र रहता था, वह अचानक उससे ऐसे शब्द कैसे कह सकता था? उसका चेहरा बैंगनी से लाल, फिर हरा, फिर काला और फिर नीला हो गया। बैली युयान ने अपने लाल होठों को काट लिया। उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। अगर वह भोज न होता तो वह उन्हें वाकई सबक सिखा देती। तुम बस रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बैली युयान तब तक घूरती रही जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं। वो दिव्य चेन को इसका पछतावा करवाएगी। बैली हुंगझुंग, अगर तुम आज रात जनरल के घर लौट आए तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। इस क्षण दिव्य चेन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। बैली युयान, अब हुंगझुंग बेनवांग की मंगेतर है। अगर तुमने उसके शरीर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो बेनवांग तुम्हें इसका पछतावा करवाएगा। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज मानो सीधे नरक से आ रही हो। दिव्य चेन बैली युयान को घूर रहा था। अचानक उसके भीतर से एक प्रभावशाली आभा उभर उठी। समुद्र की गहराई जैसी उसकी आंखों में देखते हुए बैली युयान स्पष्ट रूप से समझ गई कि दिव्य चेन मजाक नहीं कर रहा था। उसकी तीव्र हत्या की मंशा ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए और उसे कपकपा दिया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि यह अपाहिज राजकुमार जरा भी कमजोर नहीं था। क्यों? बैली हुंगझुंग को हमेशा अच्छी चीजें ही क्यों मिलती हैं? दिव्य चेन उसकी इस तरह रक्षा क्यों करता है? उनकी शादी आज ही तय हुई थी और उससे पहले उसने जुवानायुवान हुआन को भी बहकाया। बैली युयान असमंजस में थी। बैली हुंगझुंग ने उसके सामने ही शुवानायुवान हुआन को ठुकरा दिया था, लेकिन फिर भी वो उससे शादी करना चाहता था। कूड़ेदान से भी बदतर जगह उसके लिए और क्या हो सकती है? जब दिव्य चेन ने कार्रवाई की तो बैली हुंगझुंग की आंखों का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। जब उसने उसकी ओर देखा, उसने उसकी रक्षा की। उसका मन बार बार उसके उन शब्दों को याद करने लगा जो उसने इतनी गंभीरता से कहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए वाकई दुख हो रहा है। जब बैली हुंगझुंग की मुलाकात दिव्य चेन से हुई थी तब उसने सोचा था कि वो एक बेचारा प्राणी है जिसे दूसरे आसानी से धमका सकते हैं, लेकिन उसे बचाने के बाद बैली हुंगझुंग उसे एक निर्लज बदमाश के रूप में ही देखने लगी। लेकिन अब जब उसने दिव्य चेन को अपना बचाव करते देखा तो उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न हुई। वह भावुक हो गई। अपने पिछले जीवन में माता पिता की मृत्यु के बाद वह परिवार की मुखिया बन गई। उसे अकेले ही पूरे परिवार का बोझ उठाना पड़ा। इस जीवन में कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया। जब वो उपहास भरे शब्दों को सह रही थी तब किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन अब कोई था जो उसकी रक्षा करता था। इतनी भीषण हत्या की मंशा में बैली युयान को अपनी पीठ से लेकर सिर तक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई, मानो वह अभी अभी किसी बर्फीले तहखाने में गिर गई हो। बैली युयान, एक अपंग राजकुमार को नाराज करने की कीमत ऐसी नहीं है जिसे तुम चुका सको। दिव्य चेन ने अपने घातक आभास को समेट लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके आकर्षक चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी और बेफिक्र मुस्कान थी। बैली युयान को अब दिव्य चेन की शक्तिहीनता पर विश्वास नहीं रहा। उसके द्वारा प्रदर्शित जानलेवा इरादे ने लगभग उसकी सांसें रोक दी थी। बैली युयान के अकड़कर चले जाने के बाद दिव्य चेन की मुस्कान भयावह हो गई। पत्नी, क्या आपके पति का प्रदर्शन बहुत ही साहसिक नहीं था? आप तो मुझसे पूरी तरह मोहित हो गई होंगी। बैली हुंगझुंग ने दिव्य चेन की ओर देखा। वह अवाक रह गई। इस आदमी ने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अभी अभी ऐसे लड़के से उसका दिल कैसे पिघल सकता था? यकीनन इसके बीत जाने के बाद बैली हुंगझुंग का मूल स्वभाव वापस आ जाएगा और यह उसे अब और प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना था। कुछ ही समय बाद सम्राट ने दिव्य चेन को बुलाया। ऊब महसूस करते हुए बैली हुंगझुंग ने शाही उद्यान में टहलने का फैसला किया। सम्राट का शाही उद्यान वास्तव में अद्भुत था। इसमें कई बहुमूल्य और विदेशी किस्म के फूल उगाए गए थे जो खूबसूरती से खिलते हुए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे।
कुछ महिलाएं फूलों की तारीफ कर रही थी, लेकिन बेली होनजून के बारे में किसी की भी राय अच्छी नहीं थी, जिसने पूरी तरह से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और चली गई। कोई भी उसके पास नहीं गया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? बेली होनजून के पीछे जुबाना युवान हुआन प्रकट हुए। उनकी गहरी, कर्कश आवाज में उदासी और असंतोष दोनों झलक रहे थे। अचानक आई आवाज ने पहले तो उसे चौंका दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि यह कौन है, तो बेली होनजून के सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी अधीरता दिखाई दी। मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया, मैंने दूसरों को भी धोखा दिया है और संयोगवश आपको भी। बेली होनजून ने लापरवाही से कहा। शुबाना युवान हुआन ने बेली होनजून की ओर सीधे देखा, उसकी आंखों में नाखुशी झलक रही थी। क्या तुम पहले भी हमेशा इतनी दब्बूता सिर्फ इसलिए रहती थी क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती थी? बेली होनजांग ने उसकी आवाज में गुस्सा सुनकर उपहास किया। क्या ये जानना उपयोगी है? चूंकि युवराज जी को बगीचे में टहलना पसंद है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बेली होनजून ने हल्के से मुड़कर भोज में वापस चली गई। वो शुबाना युवान हुआन से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, जुबाना युवान हुआन ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। जल्दी जवाब दो। जुबाना युवान हुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बेली होनजून ने भौहें चढ़ाकर अपना दाहिना हाथ हिलाया और कठोर स्वर में कहा, मुझे छोड़ दो। लेकिन शुबाना युवान हुआन की पकड़ और भी कस गई और उसने उसे जाने से मना कर दिया। अगर तुम वापस जाना चाहते हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले बेली होनजांग उससे बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की भी ठान ली थी। अचानक उसका ये रवैया कैसे बदल गया? वो इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। आखिर वो इसके लिए अपनी आत्महत्या का नाटक कैसे कर सकती थी? बेली होनजून रुक गई और जुबाना युवान की ओर मुड़कर देखने लगी। उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शुबाना युवान हुआन चौंक गया। क्यों? क्यों? बेली होनजांग की मुस्कान व्यंग्यपूर्ण थी। सोचो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुमने ऐसा क्या किया है जिससे मुझे तुमसे नफरत न हो? पूर्व बेली होनजून का दिल शुबाना युवान हुआन के लिए पूरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन उसने उसे कभी एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में देखा भी नहीं था। उसकी आंखों में छिपी घृणा को देखकर जुबाना युवान हुआन खुद को सहने से नहीं रोक सका। वास्तव में उसने जो कुछ भी किया था, उसे देखते हुए बेली होनजून का उससे नफरत न करना अजीब बात होगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तो क्या हम साथ रह सकते हैं? जुबाना युवान हुआन ने गंभीरता से कहा, भले ही मैं तुम्हें युवराज की पत्नी नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें भरपूर प्यार दूंगा। वो उस अद्भुत सुंदरता को कभी नहीं भूल सकता था जिसने उसके दर्द को दूर कर दिया था। राजकुमार होने के नाते वह अपनी मनचाही किसी भी स्त्री को पा सकता था, लेकिन फिर भी वह केवल बेली होनजून को ही चाहता था। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक वह अपने पिता से विनती करता रहेगा, वह बेली होनजांग और दिबेचेन की शादी को निश्चित रूप से रद्द करवा पाएगा। बेली होनजून ने कुछ देर तक जुबाना युवान हुआन को घूरने के बाद अचानक कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने जो कहा है वह सच है। जुबाना युवान हुआन ने इन शब्दों पर जोर दिया। अगर तुम्हारी बात सच भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? बेली होनजून ने ताना मारते हुए कहा, जुबाना युवान हुआन, मेरे दिल में तुम एक घिनौने कीड़े के समान हो। तुम्हारे साए में मेरे जीवन के 15 साल बर्बाद हो गए। अब हमारे बीच किसी भी तरह का रिश्ता मुमकिन नहीं है। छोड़ दो। बेली होनजून की आवाज दृढ़ थी। चाहे जुबाना युवान हुआन को कितना भी अफसोस हो, वह इस तरह के आदमी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। बेली होनजून को उसकी पकड़ से मुक्त होकर जाते देख जुबाना युवान हुआन ने कहा, तुम मेरे पीछे आने के बजाय उस अपाहिज से शादी करना पसंद करोगी। तुम्हें पता होना चाहिए, उस कचरे की जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। ये सुनकर बेली होनजून की आंखें ठंडी पड़ गईं। मेरे दिल में तुम उससे अतुलनीय हो। शुबाना युवान हुआन की क्रोधित आंखों में द्वेष की चमक थी। दिबेचेन की तुलना में उसमें कौन सी योग्यता की कमी थी जिसे आसानी से पैरों तले रौंदा जा सकता था? इसके अलावा बेली होनजून ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो उस कचरे से अतुलनीय है। असंभव। पलक झपकते ही दूरी तय करते हुए वह बेली होनजून की ओर दौड़ा। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़कर उसे चूमने लगा। जिन महिलाओं को मैं पसंद करता हूँ, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर दूसरों के हाथ नहीं लगने दूंगा। बेली होनजून ने भी कभी नहीं सोचा था कि जुबाना युवान हुआन ऐसा पागलपन भरा काम करेगा। उसी क्षण उसका दाहिना हाथ अचानक उठा और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। शुबाना युवान हुआन ने अपना चेहरा पकड़ लिया और बेली होनजून को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऐसा करने के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए था। बेली होनजून का खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज और भी ठंडी होती चली गई। जुबाना युवान हुआन, मैं तुम्हें नीचा समझती हूँ। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और बेली होनजून ने शुबाना युवान हुआन को ठंडी निगाहों से घूरा और तुरंत भोज में लौट गई। शुबाना युवान हुआन की हरकतें उसे घृणा से भर देने के लिए काफी थी। ये शुबाना युवान हुआन तो हद से ज्यादा बेशर्म है। लिटिल ब्लैक बर्ड बढ़ाया, उसने तो तुम्हें जबरदस्ती चूमने की भी कोशिश की। कितना गंदा आदमी है। शायद अब जुबाना युवान हुआन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा होगा। हाँ हाँ। लिटिल व्हाइट ने गर्व से मुस्कुराया। जुबाना युवान हुआन को उनके हाथों हार खाते देख उसका मूड एकदम तरोताजा हो गया। कुछ ही देर में वह अपनी सीट पर वापस आ गई। दिबेचेन भी वापस आ चुका था। पत्नी जी, वो थप्पड़ हल्का नहीं था। दिबेचेन हल्के से हंसे। बेली होनजून की आंखों में चमक आ गई। तुमने देखा, जब मैं वापस आया तो मुझे तुम नहीं मिले, इसलिए मैंने यही मुंह से मुझे धक्का देने को कहा और फिर मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब भी तुम्हारी मंगेतर हूँ। जब मुझे ऐसी किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या तुम्हें आगे नहीं आना चाहिए था? बेली होनजून ने पूछा। मुझे पता था कि उसकी पत्नी उसे सबक सिखाएगी। दिबेचेन ने अपने कंधे उचकाए। उसके होठों पर मोहक आकर्षण झलक रहा था और वे आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गए। बेली होनजून के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से जुबाना युवान हुआन को जरा सा भी मौका नहीं देती। साथ ही वह ये भी देखना चाहता था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटती है। बिल्कुल, मेरी मदद के बिना ही आपने समस्या का समाधान कर लिया है। बेली होनजून ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और सोचने लगी, क्या इस आदमी ने उसे यह कहते हुए सुना होगा कि जुबाना युवान उससे अतुलनीय है? लेकिन दिबेचेन ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा और केवल कुछ मजाक करके उसके मन में उठ रहे संदेह को दूर कर दिया। शाम का भोज समाप्त हो गया। उसने बेली झेंटाओ और अन्य लोगों के साथ लौटने के बजाय दिबेचेन के साथ लौटने का फैसला किया। पत्नी, अब से आप चेन महल में ही क्यों न रुकें? दिबेचेन ने पलकें झपकाईं। उनकी आवाज मुस्कान से भरी हुई थी। बेली होनजून ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी बात समाप्त करते ही वो पीछे मुड़ी और उसे नजरअंदाज करते हुए सीधे जनरल के घर की ओर चली गई। इस बार वो केवल अपना सामान समेटना चाहती थी। जनरल के घर में रहने का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। उसे नहीं पता था कि बेली युआन या कोई और पागल उसकी मां की संपत्ति को नष्ट कर देगा, इसलिए उसे उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ा। दिबेचेन ने बेली होनजून की आकृति को दूर जाते हुए देखा। उसके सुंदर चेहरे पर गंभीरता का एक अंश मौजूद था। यह महिला वाकई सबसे अलग थी। जब बेली झेंटाओ और अन्य लोग लौटे तो उन्होंने तुरंत किसी से पूछा कि क्या बेली होनजून भी लौट आई हैं। जब उन्हें सकारात्मक उत्तर मिला तो वे सभी दौड़कर उनके एलिगेंट लिली पवेलियन की ओर चल पड़े।
चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें आज बेली होंगझुन से कबूलनामा करवाना ही होगा। लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट की मदद से बेली होंगझुन ने जल्दी से किन यायुन का सामान पैक कर लिया। उनकी मां का निधन कई साल पहले हो चुका था और उनके पास गहनों के अलावा कुछ खास नहीं बचा था। लेकिन गहनों में बेली होंगझुन को एक पुस्तिका मिली जो कि किन यायुन की डायरी थी, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। कुछ पन्ने यूं ही खोलते हुए बेली होंगझुन को लगा कि गहनों के ढेर में ये सबसे अधिक अर्थपूर्ण वस्तु है। बेली होंगझुन ने डायरी को अपने यिन यांग थैली में भरकर जनरल हाउसहोल्ड के द्वार की ओर चलना शुरू किया। मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही उसे बेली झेंटाओ की तेज दहाड़ सुनाई दी। बेली होंगझुन, तुम नालायक बेटी, इधर आओ। बेली होंगझुन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, उनके होठों के कोने एक विचारशील मुस्कान में बदल गए। क्या ये बूढ़ा आदमी अब भी उन्हें पहले वाली बेली होंगझुन ही समझता था? धीरे धीरे हॉल से गुजरते हुए बेली होंगझुन ने बेली झेंटाओ, सु वांजिंग, बेली युआन और बेली हॉक्सुआन को एक साथ खड़े देखा। उनके चेहरे बिल्कुल काले और उदास थे। तुम्हारी आंखें कब ठीक हुई? बेली झेंटाओ की आवाज धीमी हो गई। जब सम्राट ने उससे पूछा तो वह बिल्कुल अवाक रह गया। उसे कल ही जवाब ढूंढकर सम्राट को बताना होगा। भूल गई। बेली होंगझुन की आवाज हल्की थी। बेली झेंटाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेली होंगझांग, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? जानता है, जनरल। बेली झेंटाओ। बेली झेंटाओ का चेहरा भले ही बेहद गुस्से से लाल था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। उसके चेहरे पर उदासीनता देखकर बेली झेंटाओ और भी क्रोधित हो गया और अचानक उसने अपना हाथ उठाकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा लगता है कि कबूलनामा करने से पहले उसे सबक सिखाना पड़ेगा। बेली युआन की आंखों में उत्साह की चमक थी। भोज में पहले तो बेली होंगझुन बड़े घमंड से पेश आ रहा था, लेकिन अब उसी निकम्मी को उसकी उतावलेपन के लिए सबक मिल रहा है। सु वांजिंग बेली झेंटाओ के पीछे खड़ी थी। उसके होठों के कोने अनजाने में ही मुस्कुराहट में बदल गए। अपने परिवार को नाराज करने की हिम्मत करने के लिए बेली होंगझुन सजा का हकदार था। सामने से आती ताड़ के पेड़ की तेज और भयंकर हवा को महसूस करते हुए बेली होंगझुन की आंखों में एक निर्मम चमक आ गई। उसका उदासीन चेहरा कठोर हो गया। टकराना। बेली होंगझुन ने वार का सामना करने में जरा भी संकोच नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच इसे रोक देगी। उसकी हथेली आसानी से बेली झेंटाओ की हथेली से टकरा गई। बेली झेंटाओ भी स्तब्ध रह गया। वो तो बस लड़की को सबक सिखाना चाहता था, उसे कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो सचमुच उसे रोक देगी। वह हाथ शायद पहले से ही अपंग था। बेली होंगझुन अभी भी राजकुमार चेन की मंगेतर हैं। अगर राजकुमार चेन सीधे बेली होंगझुन को उनके कारण छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से अफवाहें फैलेंगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी अकल्पनीय था। हॉल में मौजूद हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, क्योंकि बेली झेंटाओ के वार को रोकने के बाद भी बेली होंगझांग पूरी तरह से सुरक्षित थी। यह बेली झेंटाओ ने उसे हैरानी से देखा। अभी अभी उसने स्पष्ट रूप से बेली होंगझांग के हाथ से शक्ति निकलते हुए महसूस किया था। क्या हुआ? बेली युआन ने बेली झेंटाओ को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे पर इतना हैरान करने वाला भाव क्यों था। बेली होंगझांग अपने पिता के शॉट को कैसे रोक सकती थी? बेली हाउक्सुआन की आंखों में हैरानी झलक रही थी। हालांकि पिता ने अपनी शक्ति को सीमित रखा था, फिर भी बेली होंगझांग उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आपने खेती करना कब शुरू किया? बेली झेंटाओ ने शांत भाव से पूछा। अपनी भड़ास निकालने के बाद वह पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था। आज बेली होंगझुंग सचमुच बहुत अजीब थी। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की से एक मनमोहक सुंदरी में बदल गई। वह न केवल सबकी चहेती डॉक्टर बन गई, बल्कि अपने दुबले पतले शरीर के बावजूद साधना करने में भी सक्षम हो गई। ये परिवर्तन सचमुच अकल्पनीय था। उनकी बातें सुनकर बेली युआन चौंक उठी और अविश्वास भरी नजरों से बेली होंगझुंग को देखने लगी। 5 साल की उम्र से ही बेली होंगझांग को उसके बेकार शरीर के कारण कूड़ा करकट समझा जाता था, क्योंकि वह साधना करने में असमर्थ थी। लेकिन अचानक अब पता चला है कि वो साधना भी कर सकती है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास पुण्य कर्म से संबंधित एक भी शास्त्र नहीं था। इसके बिना कोई साधना कैसे कर सकता है? बेली युआन और बेली हाउक्सुआन ने संदेह भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। तो क्या शुरू से ही वे लोग बेली होंगझुंग की भूमिका नहीं निभा रहे थे, बल्कि वो उन्हें निभा रही थी? मेरी साधना से तुम्हें क्या लेना देना है? बेली होंगझुंग की आंखों में व्यंग्य भरा था। शुरू से अंत तक इस तथाकथित पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बावजूद भी उसे केवल बेली झेंटाओ का क्रोध ही मिला। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे शब्दों का जवाब दो, मुझसे सवाल मत पूछो। बेली झेंटो की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई। उसके लहजे में स्पष्ट धमकी छिपी हुई थी। तुमने मुझसे पूछा है तो मुझे जवाब देना ही होगा। ये कैसा नियम है? बेली होंगझुंग की आवाज व्यंग्यपूर्ण थी। पिछले 15 सालों से तुम्हें मेरी जान माल की कोई परवाह नहीं रही, तो अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी आंखें कब ठीक हुई? बेली होंगझुंग हंसते हुए बोली, हाँ, अगर आपने डॉक्टर को मेरी जांच के लिए भेजा होता तो क्या आपको पहले से ही पता नहीं चल जाता? तुम अब भी इस तरह बोलने की हिम्मत करते हो? बेली झेंटाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सेनापति के घराने का परम प्रतिष्ठित मुखिया था, भला कौन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है? बेली झेंटाओ, आपने कभी मेरे पिता की भूमिका नहीं निभाई, तो मुझे आपकी बेटी की भूमिका क्यों निभानी चाहिए? हम दोनों में से किसी पर किसी का कोई एहसान नहीं है। बेली होंगझांग के शब्द स्पष्ट और बुलंद थे। जिस समय बेली झेंटाओ ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे छोड़कर महल जाने का फैसला किया था, उसी समय से उसने अपने दिल में सभी संबंध तोड़ दिए थे। अगर तुम में काबिलियत है तो जनरल के घर से निकल जाओ। मेरी बेली झेंटाओ की ऐसी कोई बेटी कभी नहीं थी। बेली झेंटाओ ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बेली होंगझांग ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उदासीनता से बोली, यही तो मेरा इरादा था। अब से मेरा जनरल के घर से कोई संबंध नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई। बेली होंगझुंग बिना किसी झिझक के जनरल के घर के द्वार की ओर मुड़ गई। जब वह बाहर निकली तो उसे पता चल गया कि अब वो जनरल हाउसहोल्ड के लोगों में से एक नहीं रही। बेली झेंटाओ ने कभी सोचा भी नहीं था कि बेली होंगझांग सचमुच उसे छोड़कर चली जाएगी। काफी देर तक वो उसकी पीठ को देखता रहा। वो कुछ बोल नहीं सका। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। जैसे ही बेली होंगझांग ने जनरल हाउसहोल्ड के द्वार से कदम रखा, एक अकथनीय अकेलापन उस पर छा गया। बेली होंगझुंग ने पट्टिका पर खुदे हुए सामान्य गृहस्थी शब्दों को देखा। वो यहाँ 15 वर्षों से रह रही थी, लेकिन ये कभी उसका घर नहीं था और अंदर मौजूद लोग कभी भी उसके परिवार के सदस्य नहीं थे। शायद जब उसने पुनर्जन्म लिया तो उसका भाग्य एकाकी जीवन जीने के लिए ही लिखा था। उसकी आंखों में दिख रही उदासी धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। चिंताओं से मुक्त होना शायद एक अच्छी बात भी हो सकती है। अब से वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। लेकिन तभी उसने मुड़कर देखा तो हेई मू जनरल हाउसहोल्ड के द्वार से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। जब हेई म्यू ने बेली होंगझांग को बाहर निकलते देखा तो वह मुस्कुराया। बिल्कुल, राजकुमार के शब्द सही थे। उन्होंने कहा था कि लेडी बेली निश्चित रूप से चली जाएंगी और आप सचमुच चले गए। बेली होंगझांग कुछ चौंक गई और बोली, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो?
राजकुमार ने कहा कि चूंकि आपने अचानक जनरल हाउसहोल्ड छोड़ दिया है, इसलिए ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिनके लिए आपने तैयारी नहीं की होगी, और उन्होंने विशेष रूप से मुझसे आपके लिए कुछ सामान लाने के लिए कहा। यिन यांग पाउच में छोटे थैले जिनके अंदर एक अलग आयाम होता है को बदलकर स्वर्ग और पृथ्वी पाउच कर दिया गया है। टिल्डा 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 ही मुंह से स्वर्ग और पृथ्वी की थैली लेते ही बेली होनझांग ने झट से देखा कि उसमें रजाई और अन्य आवश्यक सामग्रियां मौजूद हैं। उसके हृदय में एक गर्मजोशी का भाव उमड़ आया। उन्होंने और क्या कहा? बेली होनझांग की आवाज कोमल थी। इस तरह की स्थिति में, इस तरह के समय में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। राजकुमार ने यह भी कहा कि गॉडली डॉक्टर स्क्वायर किसी के रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। अगर लेडी बेली चेन इंपीरियल पैलेस में रहने को तैयार नहीं है, तो राजकुमार ने कहा कि एक और आंगन है जहां आप रह सकती हैं। ये सुनकर बेली होनझून की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। उसने पहले कभी नहीं सुना था कि दिबे चेन के शाही शहर में एक से अधिक आवास हैं। बेली होनझांग के आश्चर्य को देखकर ही मुंह ने पहल करते हुए समझाया, राजकुमार ने स्वयं दूसरा आंगन खरीदा है और वो शायद ही कभी वहां जाते हैं, इसलिए लगभग किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। बेली होनझांग ने सोचा और अचानक उसे एहसास हुआ कि दिबे चेन ये सब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कर रही थी। चूंकि उसने और जनरल हाउसहोल्ड ने सभी संबंध तोड़ दिए थे, इसलिए ये खबर सुनना सुखद नहीं होगा, खासकर तब जब उसकी हाल ही में सगाई हुई थी। अगर उसने फिर से कोई गलती की, तो उसे डर था कि सम्राट उसे असहनीय समझेंगे और उससे निपटने के लिए कुछ लोगों को भेज देंगे। गॉडली डॉक्टर स्क्वायर बहुत ही चकाचौंध वाला इलाका था। अगर वो वहां रहती, तो जल्द ही सबको पता चल जाता, इसीलिए दिबे चेन ने उसे कहीं और रहने दिया। अगर लेडी बेली को कोई आपत्ति न हो, तो क्या मैं अब आपको आंगन तक छोड़ दूं? ही मुंह की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उनके छोटे स्वामी ने कभी भी महिलाओं के प्रति असभ्य रवैया नहीं अपनाया था, बल्कि बेली होनझांग के साथ हमेशा थोड़ा विशेष व्यवहार किया था। अगर वे दोनों सचमुच एक दंपति बन सकते हैं, तो वह अपने स्वामी के लिए दिल से खुश होगा। तो मैं आपको परेशान कर दूंगी। बेली होनझून की आवाज कोमल थी, उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं। दिबे चेन का दूसरा निवास महल से ज्यादा दूर नहीं था, शोरगुल वाला नहीं बल्कि शांत था, और वास्तव में एक बहुत अच्छी जगह थी। ब्राइट जिंगली गार्डन में कदम रखते ही बेली होनझून को आड़ू के फूलों की खुशबू आसानी से महसूस होने लगी और उसकी नजरों में गुलाबी आड़ू के पेड़ों का एक विशाल क्षेत्र दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर एक सुंदर, मनमोहक मुस्कान फैल गई। जैसे ही वह आड़ू के पेड़ों के बीच से गुजरी, हल्की हवा चली और पंखुड़ियां बिखरने लगी। दूर से देखने पर वह किसी आड़ू के फूल की परी जैसी लग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसकी दृष्टि में एक हल्के सुनहरे रंग की आकृति उभर आई। चांदनी बेहद मनमोहक थी। रोशनी की धुंधली बूंदें दिबे चेन के शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रहे थे। आपका आगमन, उन दो सरल शब्दों से ऐसा आत्मविश्वास और निश्चितता झलक रही थी मानो उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि बेली होनझून यहीं आना पसंद करेगी। बेली होनझून ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, चांदनी, आड़ू के फूलों वाले पेड़, एक पत्थर की मेज और शराब, आप वाकई जानते हैं कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाता है? ये गलत है। दिबे चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, चांदनी, आड़ू के पेड़, एक खूबसूरत महिला, शराब, इन सब का आनंद लेना चाहिए। बेली होनझून ने दिबे चेन के मजाक की परवाह नहीं की और सीधे उसके सामने बैठ गई। इतने खूबसूरत दिन में इतने सुंदर नजारे, एक छोटी सी ड्रिंक का आनंद न लेना तो बेकार होगा। आपका क्या ख्याल है? दिबे चेन ने शराब की बोतल उठाई और बेली होनझून को दे दी। उसने बोतल ले ली और दिबे चेन को गहरी निगाहों से देखती रही। वह सोच रही थी कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दिबे चेन उसकी तन्हाई को जानता था। अगर ऐसा था, तो दिबे चेन वाकई दृढ़ निश्चयी थी। अतीत को विदाई देने वाली इस रात में वो केवल एक बार आनंद लेना चाहती थी। वे शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। किसी ने भी अतीत के बारे में बात नहीं की, बस एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और यूं ही हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक बेली होनझून मेज पर बेहोश होकर गिर नहीं पड़ी। दिबे चेन ने उसे देखा, उसके गाल नशे से लाल हो गए थे। उसने सूरज की तरह चमकती मुस्कान बिखेरी। अगर तुम्हें कभी फिर से अकेलापन महसूस हो, तो कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगी। दिबे चेन की आवाज मधुर थी। उनकी आंखों में झलकने वाली कोमल रोशनी किसी भी स्त्री को मदहोश करने के लिए काफी थी। बेली होनझांग को बिस्तर पर लिटाने और उसे रजाई उड़ाने के बाद दिबे चेन जिंगली गार्डन से चला गया। राजकुमार, क्या मैं लेडी बेली के लिए कुछ लड़कियों को परिचारिका के रूप में लाऊं? दिबे चेन ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके गुस्से को देखते हुए, एक परिचारिका रखने से उसे केवल परेशानी ही होगी। ही मुंह सोचने लगा, वाकई ये बेली होनझांग की शैली जैसा ही लग रहा था। जब बेली होनझांग अगले दिन उठी, तो दोपहर हो चुकी थी। वह बाहर गई। जब उसने आसमान को ढकने वाले अनगिनत आड़ू के फूलों को देखा, जो गुलाबी रंग की दुनिया बना रहे थे, तो उसका मूड अनायास ही बेहतर हो गया। आड़ू के फूलों के जंगल को देखने के बाद ही उसे समझ आया कि दिबे चेन ने यह आंगन क्यों खरीदा था। आड़ू के पेड़ों से दिबे चेन के शरीर को एक निश्चित लाभ मिला। इससे उसके लकवे के फैलने की गति धीमी हो गई। ईश्वरीय डॉक्टर स्क्वायर। जब बेली होनझून गॉडली डॉक्टर स्क्वायर पहुंची, तो डू तियांशो और डोन सिरो दोनों उनके लिए बहुत चिंतित थे। लेडी बेली, क्या आप ठीक हैं? डोन सिरो के लगातार इशारों के तहत डू तियांशो ने हिम्मत जुटाकर सवाल पूछा। डोन सिरो की आवाज सुनाई दी, लेडी बेली, आपको सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। भले ही राजकुमार चेन के पैर अपंग हैं, मैंने सुना है कि बाकी सब कुछ काफी अच्छा है। आज का दिन सुहाना था। ये खबर पूरे शहर की सड़कों पर फैल गई थी कि होनझून वास्तव में जनरल हाउसहोल्ड की दूसरी मिस बेली होनझून थी। जब तक हर कोई इसके बारे में बात नहीं करने लगा, शाही दरबारी और स्वयं उस महिला ने इसकी पुष्टि नहीं कर दी, तब तक उन्होंने अंततः इस पर विश्वास नहीं किया। ये खबर बेहद चौंकाने वाली थी। एक तरफ वो निकम्मी और निकम्मी लड़की जिसमें कोई गुण नहीं था, और दूसरी तरफ वो लड़की जिसकी चिकित्सा क्षमता को ईश्वरीय माना जा सकता था। लेकिन ये दोनों महिलाएं, जिनके बीच आसमान और जमीन जैसा अंतर था, असल में एक ही व्यक्ति थी। बेली होनझांग की असली पहचान जानने के बाद दोनों पुरुषों को खुश होने का पर्याप्त समय नहीं मिला जब उन्हें उसकी अचानक सगाई की खबर मिली। बेली होनझांग, राजकुमार चेन, शाही शहर के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े मजाक ने मिलकर एक और भी बड़ा मजाक रच दिया। उन दोनों के कुछ चिंतित चेहरों को देखकर बेली होनझांग मुस्कुराई और बोली, मेरे बारे में चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी बात है। उसकी बातें सुनकर डू शोटेन और डोन सिरो दोनों हैरान रह गए और बेली होनझून को घूरने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो, लेकिन जब उन्होंने उसका उदासीन, स्वतंत्र और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, तो उन्हें पता चल गया कि उन्होंने कोई गलतफहमी नहीं की थी। लेडी बेली, क्या आप सचमुच दुखी नहीं हैं? डोन सिरो की आवाज में अविश्वास झलक रहा था। युवराज की बेटी से बंजर भूमि की राजकुमारी बनने के बाद वह इतनी आसानी से शांत कैसे हो सकती थी? इसमें दुख की क्या बात है? बेली होनझून ने मुस्कुराते हुए पूछा। दिबे चेन, शुवाना युवानहुआन से कहीं ज्यादा सुंदर है, तो मैं ज्यादा सुंदर को क्यों न चुनूं? हाँ, ये सच है। मरीजों को देखकर बेली होनझून ने सीधे आगे बढ़कर उनकी नब्ज जांचनी शुरू की और फिर उनका निदान और उपचार किया। 10 मरीजों का उपचार करने के बाद वह तैयारी करने लगी। डोन सिरो ने बेली होनझून की पीठ को देखा और अनजाने में बुदबुदाया, खूबसूरती तो वाकई खूबसूरती है, लेकिन मुद्दा वो नहीं था।
सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में बादल गहरे लाल रंग के आकाश में चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे और यहाँ तक कि भीड़ के पैरों के नीचे की जमीन भी लाल रंग की झलक लिए हुए लग रही थी। 10,000 मेडिसिन लेन। जब जी वेनबिन ने बेली होंगझून को आते देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। बेली ने यहाँ आने के लिए समय कैसे निकाला होगा, बाद में दोबारा देखें। बड़े भाई जी, क्या आप मुझसे नाराज थे? बेली होंगझून के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान खिल उठी जब वो जी वेनबिन की ओर चलकर गई। जब से वह यहाँ आई है, उसके साथ दयालुता से पेश आने वाला पहला व्यक्ति जी वेनबिन था। वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई बात उनके रिश्ते को खराब कर दे। संकट की घड़ी में मदद भेजने वालों को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। मैं तुम पर गुस्सा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जी वेनबिन की ठंडी आवाज में असंतोष का एक अंश झलक रहा था। बड़े भाई जी, बेली होंगझांग ने पुकारा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय मैं एक विशेष परिस्थिति में थी। जनरल ने मुझे घर में बंद कर रखा था, इसलिए अगर मैं अपना असली नाम इस्तेमाल करती तो यह मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होता। मैं केवल एक छद्म नाम का ही इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा मैंने आपको धोखा देने के लिए कभी कुछ नहीं किया। जी वेनबिन अभी भी चुप था। आज सुबह जब उसने ये खबर सुनी थी तो वह सदमे से उछल पड़ा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस दोस्त पर उसे इतना गर्व था वह उससे झूठ बोलेगा। चूंकि बिग ब्रदर जी मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं पहले ही चला जाऊंगा। बेली होंगझांग का चेहरा उदास और अकेला हो गया जब वो दरवाजे की ओर चलने लगी, लेकिन मन ही मन वो मन गिनती कर रही थी। 3, 2, 1, रुको। जी वेनबिन की आवाज गूंजी और उसने बेबसी से आह भरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी यह स्थिति मजबूरी में पैदा हुई है। जब उसे पहली बार बेली होंगझांग के झूठ के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर जब वो शांत हुआ और इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि बेली को भी वाकई अपनी परेशानियां थीं। फिर जैसे जैसे उसने उसकी बातें सुनी, उसका गुस्सा दूर होता गया और केवल बेली होंगझूंग के लिए चिंता और फिक्र ही रह गई। हे, बेली होंगझांग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि बड़े भाई जी उच्च सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं और मेरी दुर्दशा को समझ सकते हैं। जी वेनबिन, बेली होंगझांग जितनी खुश नहीं हो सकी। मैंने सुना है कि 1 महीने में आपकी और प्रिंस चेन की शादी होने वाली है। क्या ये सच है? ये सच है। सम्राट ने इतनी अचानक शादी की मंजूरी क्यों दे दी? क्योंकि महाराज मुझसे नाराज थे। बेली होंगझांग मुस्कुराई। सम्राट की नजर में वह आकर्षक नहीं थी, इसलिए दिबे चेन से उसकी शादी करवाना ही उचित था। तो फिर क्या आप वाकई दिबे चेन से शादी करने को तैयार हैं? हो सकता है कि दूसरे लोगों को ये बात न पता हो, लेकिन जी वेनबिन को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि बेली होंगझांग और दिबे चेन दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। इससे पहले उसने दिबे चेन को कई बार गॉडली डॉक्टर स्क्वायर में देखा था। क्या वही था जिसने सम्राट से सगाई का प्रस्ताव रखा था? मुझे लगता है दिबे चेन बुरा नहीं है। बेली होंगझूंग हल्के से हंसी। कम से कम वह शुआन हुआन से कहीं अधिक भरोसेमंद है। क्या सच में फैसला हो गया? अगर जी वेनबिन और भी बेकार की बातें बोलने का फैसला भी कर लेता तो वह क्या कर सकता था? आखिरकार ये फरमान तो सम्राट ने ही जारी किया था, लेकिन फिर भी वो पूछे बिना नहीं रह सका। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि बेली होंगझूंग को अपने फैसले पर पछतावा न हो। निर्णय ले लिया। बेली होंगझांग की आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ थी। बेली होंगझूंग ने 10,000 औषधि लेन से जड़ी बूटियों का एक बड़ा ढेर खरीदा। गॉडली डॉक्टर स्क्वायर खोलने के बाद से उनका व्यवसाय खूब फल फूल रहा था और उन्हें अब ये हिसाब लगाने और पुष्टि करने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए। बेली होंगझांग को एक साथ इतनी सारी जड़ी बूटियां खरीदते देख जी वेनबिन हैरान रह गया। होंगझांग, तुम इतनी सारी जड़ी बूटियों का क्या कर रही हो? बेली होंगझूंग मुस्कुराई और बोली, यह एक रहस्य है, मुझे कुछ काम करने हैं। जी वेनबिन अचंभित होकर हंसे बिना नहीं रह सका। बेली होंगझूंग जानबूझकर रहस्यमय व्यवहार कर रही थी, जिससे उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। सारी दवाइयां स्वर्ग और पृथ्वी की थैलियों में रखकर बेली होंगझूंग स्वर्गीय रत्न मंडप के लिए रवाना हो गई। हेवनली ज्वेल पवेलियन शाही शहर में साधना से संबंधित सभी चीजों की सबसे बड़ी दुकान थी। इसका आकार अन्य दुकानों से अतुलनीय था। यह एक ऐसी जगह थी जहां केवल अमीर लोग ही जा सकते थे। स्वर्गीय रत्न मंडप, इसमें वह सब कुछ है जो एक साधक चाहता है। भले ही वे उस समय ऐसा न करें, लेकिन जब तक आप भुगतान करेंगे वे निश्चित रूप से जल्द आपकी मदद करेंगे। यही कारण था कि हेवनली ज्वेल पवेलियन इतना प्रसिद्ध था। मालिक, आप क्या खरीदना चाहते हैं? लिटिल ब्लैक ने उत्सुकता से पूछा। आज उसकी मालकिन पैसों की बर्बादी झेल रही थी। सोने से भरी उस मुट्ठी भर थैली से वह ढेर सारा खाना खरीद सकती थी और उन्हें खुशी से खिला सकती थी। दवा भट्टी, उसकी आंखें चमक उठी। आज वह यहाँ दवाइयां पकाने वाली भट्टी खरीदने आई थी। पहले उसके पास पैसों की कमी थी और वह सिर्फ इंतजार कर सकती थी, लेकिन अब जब उसके पास पैसे हैं तो वह आखिरकार अपनी दवा बनाने वाली भट्टी खरीद सकती है। हेवनली ज्वेल पवेलियन में प्रवेश करते ही बेली होंगझांग समझ गई कि यह लोगों की प्रशंसा के योग्य क्यों है। केवल इसका लेआउट ही किसी की भी आंखों में चमक लाने के लिए काफी था। रात के अंधेरे में भी हेवनली ज्वेल पवेलियन दिन के उजाले की तरह ही जगमगाता था। सभी गोलियां, बहुमूल्य जड़ी बूटियां और हथियार मूल्य टैग के साथ प्रदर्शित किए गए थे, जिन्हें रंग और स्तर के अनुसार क्रमबद्ध किया गया था, जिससे आगंतुकों को उनकी जरूरत की वस्तुएं जल्द से जल्द मिल सकें। वहां के सभी वेटर और वेट्रेस आकर्षक पुरुष और सुंदर महिलाएं थीं, जिनके चेहरे पर सौम्य और विनम्र मुस्कान थी, जो स्वाभाविक रूप से किसी को भी खुश कर देती थी। बेली होंगझांग को देखते ही एक वेट्रेस तुरंत उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, मैडम, आप आज यहाँ क्या खरीदने आई हैं? क्या आपके पास दवा बनाने वाली भट्टी है? उसने चारों ओर नजर डाली और उसे केवल गोलियां, जड़ी बूटियां, हथियार आदि ही दिखाई दिए, लेकिन उसने कभी भी गोलियों को भट्टने वाली भट्टी नहीं देखी थी। बेली होंगझांग के दवा बनाने की भट्टी खरीदने की इच्छा सुनकर वेट्रेस की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी, लेकिन फिर वे अपनी सामान्य शांति में लौट आई। हालांकि हेवनली ज्वेल पवेलियन में वास्तव में गोली बनाने वाली भट्टियां बेची जाती थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। आखिरकार दवा बनाने में माहिर लोग बहुत कम थे, यहाँ तक कि शाही शहर में भी उनकी संख्या कुछ ही थी। क्या उसके सामने खड़ी यह बेहद कम उम्र की लड़की दवाइयों की माहिर थी? दवा बनाने की भट्टी दूसरी मंजिल पर है। महोदया, कृपया मेरे पीछे आइए। वेट्रेस ने झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेली होंगझूंग को दूसरी मंजिल पर अपने पीछे आने का इशारा किया। बेली होंगझांग ने हल्के से सिर हिलाया। जब तक वह दवा बनाने वाली भट्टी खरीद सकती थी, वो खुश थी। लेकिन जब बेली होंगझांग दूसरी मंजिल पर पहुंची तो उसने एक परिचित घृणित आकृति देखी। सचमुच दुश्मनों के लिए रास्ता संकरा है। बेली युयान एक गोली भट्टी खरीदने के लिए डू हन्यू के साथ जा रही थी। डू हन्यू एक प्रशिक्षु गोली मास्टर थे। हालांकि दवाएं बनाने में उसकी अपनी कुशलता अपर्याप्त थी, लेकिन दवा बनाने की विशेषज्ञ यून किंगफेन की कुशलता बहुत प्रसिद्ध थी। शिकार का उत्सव बस आने ही वाला था। उसे और बेली हाउक्सुआन को अच्छा प्रदर्शन करना था, इसलिए एक उपयुक्त गोली बहुत महत्वपूर्ण थी। डू हन्यू की चापलूसी करने के बाद ही वो उससे ये वादा ले पाई कि वो अपने स्वामी यून किंगफेन से भाई बहनों के लिए कुछ गोलियां बनाने की विनती करेगा। लेकिन ये डू हन्यू भी निर्दयी था और वह तो उनसे एक दवा बनाने वाली भट्टी भी खरीदना चाहता था। यह एक ऐसी वस्तु थी जो किसी और चीज की तुलना में बेहद महंगी थी, लेकिन उनकी मौजूदा परिस्थितियों में दोनों भाई बहनों के पास केवल दांत पीसकर पैसे खर्च करने के अलावा कोई चारा नहीं था।
बेली होंगझांग को प्रकट होते देख बेली युयान के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। तुम सचमुच हेवनली ज्वेल पवेलियन में प्रवेश करने की हिम्मत करते हो? आप प्रवेश कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बेली होंगझुंग के शब्द व्यंग्यात्मक थे। सचमुच, जब भी ये लड़की उसे देखती है तो उससे झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती है। अब जाकर बेली युयान को याद आया कि बेली होंगझांग अब पहले जैसी नहीं रही थी। सिर्फ गॉडली डॉक्टर स्क्वायर खोलकर ही उसकी आमदनी उससे कहीं ज्यादा हो गई थी। हालांकि वह जनरल के घर में अच्छे से खा पी सकती थी और उसे हर महीने चांदी के सिक्कों का अच्छा भत्ता मिलता था, लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए असल में उसके पास पैसों की मात्रा काफी कम थी। बेली युयान की बकवास पर ध्यान न देने के कारण बेली होंगझांग सीधे दवा बनाने वाली भट्टी की अलमारियों की ओर चल पड़ा। उसके सामने 10 दवा बनाने की भट्टियां रखी थीं। एक नजर में ही वह आसानी से बता सकती थी कि चांदी के रंग की दवा बनाने की भट्टी सबसे अच्छी गुणवत्ता की थी। उसके सामने रखी भट्टियां ऐसी थीं जिन पर वह आमतौर पर नजर भी नहीं डालती थी, लेकिन चूंकि वो फिलहाल केवल निम्न स्तर की अमरता की गोलियां ही बना रही थी, इसलिए उसे इसी से काम चलाना पड़ा। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, भविष्य में वह निश्चित रूप से वापस आएगी और एक नई दवा बनाने वाली भट्टी खरीदेगी जो उसे पसंद आएगी। बेली युयान, मुझे ये दवा बनाने वाली भट्टी चाहिए, क्या तुम इसे मेरे लिए ला सकती हो? डू हान्यू ने चांदी की दवा बनाने वाली भट्टी की ओर इशारा करते हुए पूछा। वो लंबे समय से उस दवा बनाने वाली भट्टी को पाने की इच्छा रखती थी, लेकिन वो हमेशा बहुत महंगी होती थी और उसके पास मौजूद पैसे कभी भी पर्याप्त नहीं होते थे। लेकिन चूंकि बेली युयान को संयोगवश कुछ अनुरोध करना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देती। डू हान्यू को सबसे महंगी दवा बनाने वाली भट्टी चुनते देख बेली युयान का दिल चुपके से उदास हो गया, नफरत और ईर्ष्या से भर गया। उसने ध्यान से उसके नीचे लगे प्राइस टैग को देखा, 200,000 सोने के सिक्के। कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह डर गई। पिता को पता था कि उसे डू हान्यू को खुश करना ही होगा, इसलिए उन्होंने उसे विशेष रूप से 100,000 सोने के सिक्के दिए। उसकी जीवन भर की बचत को मिलाकर भी उसके पास 130,000 से अधिक सोने के सिक्के नहीं थे। उसने सोचा था कि इतना काफी है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डू हान्यू की भूख इतनी बड़ी होगी जो 200,000 सोने के सिक्के चाहेगी। बेली युयान का चेहरा गंभीर हो गया। लेडी डू, 200,000 सोने के सिक्के? वह 200,000 सोने के सिक्के निकाल ही नहीं सकती। बेली युयान के हाव भाव देखकर डू हान्यू का चेहरा चिढ़ गया। अगर तुम नहीं चाहती तो भूल जाओ। लेडी डू, ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूँ, बेली युयान ने जल्दी से कहा, लेकिन 200,000 सिक्के बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास इतने सोने के सिक्के नहीं हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए? उसने बड़ी मुश्किल से डू हान्यू को यहाँ आने के लिए मनाया था। अगर वो उसे प्रसन्न कर लेती तो उसका गुरु यून किंगफेंग उसे और उसके भाई को अमरता की गोलियों से शुद्ध कर सकता था। बेली युयान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि हेवनली ज्वेल पैलेस में अमरता की गोलियां बिकती थीं, लेकिन शाही शिकार भोज की तैयारियों के चलते वे सब पहले ही बिक चुकी थीं। अगर शाही शहर के औषधि विशेषज्ञ इतने दुर्लभ न होते और कुशल औषधि विशेषज्ञ तो और भी दुर्लभ न होते, तो वो यहाँ सब कुछ केवल डू हान्यू को खुश करने के लिए न कर रही होती। मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डू हान्यू की आवाज थोड़ी ठंडी थी। तुम मुझे ये भी नहीं खरीद सकते, फिर भी मेरे मालिक से मदद मांगना चाहते हो? ये सुनकर बेली युयान चिंतित हो गई। लेडी डू, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं भट्टी खरीदने का कोई तरीका सोच लूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? डू हान्यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तो मैं इंतजार करूंगी। बेली युयान और डू हान्यू को देखकर बेली होंगझांग की आंखों में उपहास का भाव आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन बेली युयान को इस तरह अधीनता का व्यवहार करते देखना पड़ेगा। मैडम, आप दवा बनाने वाली भट्टी के लिए कितना खर्च करना चाहेंगी? वेट्रेस ने विनम्रता से पूछा। हालांकि वह इस लड़की की पहचान नहीं जानती थी, लेकिन उसके कपड़ों और व्यवहार को देखकर ही वो समझ गई कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी और बहुत ही विनम्रता से पेश आती थी। बेली युयान अभी यही सोच रही थी कि जल्दी से 70,000 सोने के सिक्के कैसे जुटाए जाएं, तभी उसने वेट्रेस की बात बेली होंगझांग से सुनी और वह हंसे बिना नहीं रह सकी। हाँ, क्या मैंने आपको सही सुना? आप एक दवा बनाने वाली भट्टी खरीदना चाहते थे? अगर मैं एक दवा बनाने वाली भट्टी खरीद लूं तो क्या होगा? तुम दवाइयों के विशेषज्ञ तो नहीं हो, इसका क्या करोगे? इसे चूल्हे की तरह इस्तेमाल करके इस पर खाना भूनोगे? बेली युयान हंस पड़ी। डू हान्यू ने पहले तो उसे काफी नाराज कर दिया था, लेकिन बेली होंगझांग को इतना आत्मविश्वास से भरा देखकर उसका मूड एकदम बढ़िया हो गया। लेकिन बेली होंगझांग ने उसे बस ठंडी निगाहों से देखा, मानो वह किसी मूर्ख को देख रही हो। मुझे ये दवा बनाने वाली भट्टी चाहिए। बेली होंगझुंग ने चांदी की दवा बनाने वाली भट्टी की ओर इशारा किया। बेली युयान की मुस्कान पल भर में जम गई और उसके आसपास का माहौल गुस्से से भर गया। बेली होंगझांग, क्या तुम मुझे उकसा रही हो? बेली होंगझुंग औषधि विशेषज्ञ नहीं थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें औषधि भट्टी खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। उनके विचार में बेली होंगझुंग ने डू हान्यू के साथ उनकी बातचीत सुनी और सुनने के बाद जानबूझकर एक दवा भट्टी खरीदने का फैसला किया। और अब तो उसने वो दवा बनाने वाली भट्टी भी चुन ली जो डू हान्यू को पसंद थी। अगर इससे उसे उकसाना नहीं था तो फिर किससे था? डू हान्यू भी तनावग्रस्त हो गई। यही वह दवा भट्टी थी जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। सौभाग्यवश शाही शहर में बहुत कम लोगों ने दवा बनाने की भट्टी खरीदी थी और चांदी की दवा बनाने की भट्टी महीनों से स्वर्ग के रत्न मंडप में बिना छुए पड़ी हुई है। लेकिन अब ये लड़की इसे खरीदना चाहती है। बेली होंगझुंग ने आलस्य से बेली युयान की ओर देखा और हर शब्द पर धीरे धीरे जोर देते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी, उसे उकसाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बेली युयान, डू हान्यू ने जल्दी से उसे पुकारा। वो किसी और को ये दवा बनाने वाली भट्टी खरीदने नहीं दे सकती। बेली युयान तुरंत समझ गई और वेट्रेस के पास दौड़कर गई। हमने इस दवा बनाने वाली भट्टी को पहले ही चुन लिया था, इसलिए आप इसे उसे नहीं बेच सकती। बेली होंगझुंग मुस्कुराई और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बेली युयान की ओर देखा। तो फिर खरीद लो। जब उसकी आवाज बंद हुई तो बेली युयान का चेहरा जम गया। इस समय उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। चूंकि आप इसे खरीद नहीं सकती तो मुझे इसे अभी खरीद लेना चाहिए। बेली होंगझुंग ने वेट्रेस की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैं सही कह रही हूँ? बेली युयान की ओर देखते हुए वेट्रेस का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अब तुम इसे नहीं खरीद सकते। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। बेली होंगझुंग ने ऊंची आवाज में कहा, क्या आप कुछ पल रुक सकते हैं ताकि मैं वापस जाकर कुछ और पैसे निकाल सकूं? बेली युयान ने दांत पीस लिए। 200,000 सोने के सिक्के उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थे, लेकिन इस बार वो बेली होंगझुंग को दवा बनाने वाली भट्टी खरीदने नहीं दे सकती थी। मिस 100,000 सोने के सिक्कों का ऋण चुका सकती हैं, और अगर मिस वापस नहीं आती हैं, तो सोने के सिक्के वापस नहीं किए जाएंगे। वेट्रेस ने कहा। बेली युयान का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो वापस जाकर अपने पिता से 70,000 रुपए मांगेगी तो क्या वे उसे देंगे भी या नहीं। सेनापति के पूरे परिवार के लिए 200,000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी।
इसके अलावा उन्हें युन किंगफेंग को कमीशन भी देना था। कुल लागत बहुत अधिक थी। बेली युयान को इतना झिझकते देख वेट्रेस ने सुझाव देने से खुद को रोक नहीं पाई और कहा, मैडम, ये 2 थोड़े सस्ते ओवन भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इन्हें भी आजमा कर देखें। बेली युयान ने डो हान्यू की ओर देखा, जो अब भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। उसे सिर्फ वही दवा बनाने वाली भट्टी चाहिए थी। इसे लपेटने में मेरी मदद करो। बेली होंगझुंग ने अपना हाथ उठाया। वो यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बेली युयान के रवैये को देखकर लगता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वेट्रेस ने शेल्फ से दवा बनाने वाली भट्टी उठाई और बेली युयान उसे दूसरी मंजिल से गायब होते हुए देखती रही। उसके हाथ इतने कसकर भींचे हुए थे कि उनसे खून निकलने लगा था। बेली होंगझुंग कभी एक ऐसी शख्सियत थी जिसे उसके पैरों तले रौंदा जा सकता था, लेकिन अब वो उसके सामने बड़े गर्व से इतरा सकती है। हेवनली ज्वेल पवेलियन की पहली मंजिल पर बेली होंगझुंग ने खुशी-खुशी 200,000 सोने के सिक्के चुकाए और फिर भट्टी को अपने स्वर्ग और पृथ्वी के थैले में डाल दिया। वेट्रेस ने देखा कि युवा बेली होंगझांग ने बड़ी आसानी से 200,000 सोने के सिक्के निकाल लिए। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। बेली युयान कौन थी, ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी। जनरल हाउसहोल्ड की सबसे बड़ी मालकिन का मजाक उड़ाने की हिम्मत रखने वाली ये लड़की साधारण नहीं थी। वेट्रेस शाही शहर में नई थी। अगर वह शाही शहर में लंबे समय से रह रही होती तो उसे पता होता कि उसके सामने बैठी महिला गॉडली डॉक्टर स्क्वायर की इकलौती डॉक्टर, जनरल हाउसहोल्ड की दूसरी मिस बेली होंगझुंग है। उस बदतमीज औरत बेली युयान के चेहरे पर वो भाव देखना वाकई बेहद संतोषजनक है। लिटिल ब्लैक का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था, जिसे छुपाना मुश्किल था। इसे देखकर तो मुझे खाने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तुमने खुद ही कहा था, तो आज रात खाने की कोई जरूरत नहीं है। बेली होंगझुंग हंस पड़ी। लिटिल ब्लैक का चेहरा उतर आया। मालिक, क्या मैं आपके लिए खुश नहीं हूँ? आप मुझ पर ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लिटिल व्हाइट ने बुद्धिमानी से मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से यदि आप पाप करते हैं तो आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। चूंकि मैं खा नहीं सकता, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी खा सकते हो? लिटिल ब्लैक ने धमकी भरे लहजे में कहा। लिटिल व्हाइट स्तब्ध रह गया और तुरंत बोला, मालिक, लिटिल ब्लैक की बातें आपकी खुशी के लिए थी, आप उसका खाना नहीं छीन सकते। जब दोनों लगातार खाने के लिए बकबक करते हुए उस पर टूट पड़े, तो बेली होंगझांग धीरे से हंस पड़ी। ठीक है, आज तुम दोनों को रात का खाना जरूर भरपेट मिलेगा। गुरु की जय हो। जब बेली होंगझुंग जिंगली गार्डन लौटी, तो दिबे चेन अभी भी मेज पर बैठा था। उसे वापस आते देख उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है आज आप बहुत व्यस्त थे, तभी तो अभी वापस आए हैं। बेली होंगझुंग ने सिर हिलाते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसके पास करने को कुछ नहीं है। दिबे चेन को बुरा नहीं लगा, क्या आपने रात का खाना खा लिया है? मैं रसोइयों से कुछ बनाने के लिए कहता हूँ। मैं एक मास्टर शेफ के कौशल को आजमाने की कोशिश करूंगा। दिबे चेन ने ताली बजाई और एक नौकर ने तुरंत भोजन और शराब परोसना शुरू कर दिया। स्वादिष्ट शराब और भरपूर भोजन से सजी मेज को देखकर बेली होंगझुंग को अचानक लगा जैसे उसका सिर थोड़ा भीग गया हो। उसने ऊपर देखा, क्या बारिश हो रही है? आसमान में चमकीला चांद अभी भी चमक रहा था, बारिश का कोई नामोनिशान नहीं था। अचानक चौंककर उसे एहसास हुआ कि ये तो उन 2 प्यारे प्यारे जीवों की लार थी। मास्टर, कितना स्वादिष्ट खाना है, लिटिल ब्लैक ने उत्साह से कहा। बेली होंगझुंग की आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उसकी आवाज में धमकी भरा लहजा आ गया, अगर तुम दोनों ने मेरे सिर पर लार टपकाने की हिम्मत की, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अगले कुछ दिन भूखे रहने दूंगी? पहले तो वे रोएंदार जीव चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने तुरंत अपने मुंह ढक लिए। अब वे लार की एक बूंद भी बाहर निकलने देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दिबे चेन ने देखा कि बेली होंगझांग के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। उसकी सागर जैसी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दे रही थी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बेली होंगझांग ने जवाब दिया। मुझे बस लगा कि इस शेफ का खाना अच्छा है। टिल्डा टिल्डा टिल्डा। पेट भर खाना और शराब पीकर बेली होंगझुंग संतुष्ट होकर मुस्कुराई। यहाँ आने के बाद उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना और शराब खाई थी। जनरल के परिवार के भोजन के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, और वह शायद ही कभी रेस्तरां जाती थी। यहाँ तक कि जब जाती भी थी, तो वह रेस्तरां आज के शानदार भोजन के मुकाबले कुछ भी नहीं था। काफी देर हो चुकी है, जल्दी आराम कर लो। दिबे चेन की मुस्कान शराब के नशे में धुत थी जब वह उठा और जिंगली गार्डन छोड़कर अपने महल लौटने की तैयारी करने लगा। एक पल रुकिए, बेली होंगझुंग ने अचानक दिबे चेन पर चिल्लाते हुए कहा। दिबे चेन ने बेली होंगझांग की ओर हैरानी से देखा और पूछा, क्या आज रात जिंगली गार्डन में सो जाइए? उसकी बातें सुनकर हेई मुंह का गला भराया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेली होंगझांग इतनी आक्रामक हो सकती है। हालांकि छोटे स्वामी और बेली होंगझांग की शादी में 1 महीने से भी कम समय बचा था, लेकिन अंत में उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। दिबे चेन ने शर्माते हुए कहा, पत्नी, अगर आप इतनी बेबाक होंगी तो आपके पति शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी पत्नी ऐसा चाहती है तो मैं तैयार हूँ। बेली होंगझांग के होंठ फड़कने लगे। इस आदमी का चेहरा तो लगातार बदल रहा है। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने इतना कुछ सोच लिया। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।